तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों का ब्रेक जो है वो अच्छा रहा होगा। चलिए जी, तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली यूनिट, जॉब एंड बैच, इस तीनों का मैंने कॉम्बो जो है वो इस कहीं ना कहीं बना रखा है, क्योंकि तीनों ही मिलते जुलते और छोटे टॉपिक्स हैं। और वही छोटे मान के आप ये गलती नहीं कर सकते कि पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। तो अब जो मेरा आज अभी जो चैप्टर अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट वुड बी बैच कॉस्टिंग। इसके लिए आपके लिए पीपीटी है, लेकिन पीपीटी मैंने पहले ही बोला, पीपीटी इज जस्ट अ समरी। पहले आप उसको मेरी भाषा में समझिए, समझना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो आज हम कवर कर रहे हैं दिस इज ये हमारे तीसरा मेथड ऑफ कॉस्टिंग कहीं ना कहीं मैं अभी कवर कर रहा हूं। यूनिट हो चुका है, जॉब हो चुका है, और आपसे पेपर में अलग से भी, ठीक है ना, सीए वाले बच्चों के लिए थ्योरी क्वेश्चन के तौर पे या सीएमए वाले बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पे, मैच द फॉलोइंग के तौर पे ये पूछा जा सकता है कि बिजनेस का नाम दिया होगा और बताओ बेटा कि ये वाला बिजनेस जो है वो कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग करेगा। चलिए, तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आई वुड बी टेकिंग अ डिफरेंट कलर, आई वुड बी स्टार्टिंग विद बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, चलिए जी, बैच कॉस्टिंग को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर। चलिए, आपने बैच वर्ड सुना है? मैंने हमेशा पढ़ाई का तरीका अपना आपने यही बताया है कि यार पहले शब्द को पकड़ो, शब्द का मतलब पकड़ो। बैच वर्ड का मतलब क्या है? सर, कोई भी काम जो एक साथ हो रहा हो। लॉट एक वर्ड आपने अगर सुना हो, बैच के लिए है भाई, बैच के लिए, क्योंकि देखिए जी हम लोग पढ़ाई का काम कर रहे हैं और इतनी सारी क्लासेस मैंने भी लिए हैं, आप लोग भी अटेंड करते रहते हैं। तो जैसे पढ़ाई जो है, बच्चे एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरा 15 स्टूडेंट्स का बैच है, मेरा 50 स्टूडेंट्स का बैच है, मेरा 30 स्टूडेंट्स का बैच है। तो कोई काम अगर एक साथ हो रहा हो तो देयर इज अ वर्ड यूज्ड एज बैच, ठीक है ना। तो बैच कॉस्टिंग में हम उन बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं, उन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं विच produces a product, which produces a product, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, which produces a product in group, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूं लॉट वाइज ऑब्लिक बैच वाइज, लॉट वाइज। सर, लॉट वर्ड भी आपने शायद सुना होगा। लॉट भाई एक बार में इतने सामान जहां बने, जहां पर जब मशीन चलती है तो सिर्फ एक ही यूनिट नहीं बनता, बहुत सारी यूनिट्स एक साथ बनती हैं, बहुत सारी यूनिट्स एक साथ बनती है। क्या आपके दिमाग में ऐसे कोई बिजनेसेस आ रहे हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाए? ठीक है ना। पहली बात तो कुछ इंडिकेशंस बैच कॉस्टिंग वाले के लिए कहीं ना कहीं स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्मॉल प्रोडक्ट्स। ये बात यूनिट के लिए भी लिखी थी, इसलिए तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं ना ये एक जैसे टाइप की कॉस्टिंग है, इसलिए तो एक साथ करा रहा हूं। स्मॉल प्रोडक्ट्स इनके लिए भी लिखूंगा, होमोजीनियस, ये वाली बात भी कहीं ना कहीं यूनिट कॉस्टिंग के लिए लिखी थी। अब बच्चा सोच रहा है सर फर्क क्या है फिर यूनिट में और बैच में? और तो सही बताऊं, फर्क है यूनिट कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स के लिए हमने करी जो एक सिंपल प्रोडक्ट है, ये भी सिंपल प्रोडक्ट है, ये इतने सिंपल प्रोडक्ट हैं कि एक बार में बहुत सारे यूनिट्स बन रहे हैं। और मैं तुम्हें सही बताऊं, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। इसलिए कई बार जब पेपर में पूछा जाता है कि बेटा ये वाला बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स बनाने का काम है, तो कौन सी कॉस्टिंग होगी? इंस्टीट्यूट भी उसका आंसर यूनिट ऑब्लिक बैच कॉस्टिंग देता है। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। देखिए भाई, सही बताऊं तो प्रैक्टिकली कोई कैसे काम कर रहा है ये कहना हमारे लिए मुश्किल है। अब कोई ब्रिक्स बना रहा है, ठीक है, अब एक बार मशीन की में जब फिनिशिंग होती है तो कहीं ना कहीं 3 या 4 ब्रिक्स एक साथ बन के निकलती है। और भी कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको बैच कॉस्टिंग के अब एग्जांपल्स दे दूं कि कौन से काम आपके दिमाग में भी अगर आ रहा हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, कौन से काम है जो एक बार में बहुत सारे यूनिट्स बन के निकलते हैं। अब हम ये भी बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के बारे में बात मत करेगा। फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स, ऐसा हो सकता है एक बार में मशीन में 4 गाड़ी एक साथ बन के निकल रही है, 4 इंजन एक साथ बन के निकल रहे हैं। भाई कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
छोटे सर, कहीं ना कहीं मोबाइल की बैटरीज, एक पर्टिकुलर मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मॉडल, पर्टिकुलर सेट, उसकी एक साथ में बहुत सारी बैटरीज बन रही है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, देयर इज वन ऑफ माय नोन जिन्होंने सैमसंग के प्रोडक्शन प्लांट में काम किया था, तो बता रहे हैं कि एक बार में 10 मोबाइल के हेडसेट्स जो है, जो उसका डिस्प्ले है, जो उसकी बॉडी है, वो एक बार में 10 बन के निकल रही है। छोटे चीजों में ये बहुत हो सकता है, ठीक है, बल्कि कई कामों की फिनिशिंग में तो ये होता है। मुझे एक फिल्म याद आ रही है सर, हिंदी मीडियम में एक फिल्म आई थी इरफान खान साहब की, उसमें एक सीन भी था जहां पे वो गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो बिस्किट्स की फैक्ट्री में वो काम कर रहे होते हैं, एक साथ बहुत सारे बिस्किट्स जो है वो उनकी फिनिशिंग होके निकल रही है, वो संभालना मुश्किल हो रहा होता है उनके लिए, ठीक है। तो प्लीज विजुअलाइज करिए, मोबाइल की बैटरीज हो गई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सॉफ्ट टॉयज, जो छोटे मोटे टॉयज है, एक पर्टिकुलर टाइप का टॉय बन रहा है, अब एक बार मशीन चल रही है तो 10 टॉयज एक साथ बन के निकल रहे हैं, ठीक है जी। ये इन चीजों में हो सकता है। बहुत पॉपुलर एग्जांपल दे रहा हूं जो कई बार पेपर में आता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं हो गया, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्रीज में व्हाट डू यू मीन बाय फार्मा? सर फार्मा वर्ड इज यूज फॉर मेडिसिन। अब जैसे एक बार मशीन चल रही है, 10 क्रोसिन की गोलियां एक साथ बन के निकल रही है, क्या आप बात को समझ पा रहे हो? एक एग्जांपल और जिसका प्रैक्टिकली मैंने ऑडिट किया हुआ है, आपने देखा होगा सर, जो आपका लिक्विड हैंड वॉश होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का नोजल होता है, या जैसे इफ यू हैव सीन अ प्रोडक्ट लाइक यू नो ऑल आउट, गुड नाइट, उनके बीच में प्लास्टिक की ट्यूब यूज होती है। तो मैंने जहां ऑडिट किया था वहां पर ये प्लास्टिक के नोजल्स, ट्यूब्स वगैरह ये बनती थी। अब आप सोच कर देखो, ये इतने छोटा चीज है प्लास्टिक का नोजल, वो सोचते हैं एक बार मशीन चलाएं और एक बार में एक नोजल निकले, इससे कितना समय की बर्बादी होगी और कितने पैसे की बर्बादी भी होगी। उनका ये सोचना था, एक बार मशीन चलती थी और मैं देखता था 100 नोजल्स एक बार में बनते थे, ठीक है जी। तो बेसिकली एक बार में जितने यूनिट्स बनते हैं उसके लिए प्रॉपर वर्ड हम यूज कर सकते हैं बैच साइज, बैच साइज। अब देखिए मैं कहानी के तरीके से चल रहा हूं, तो यहां पे मैं वो प्लास्टिक के नोजल्स वाला ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये तो ऑब्वियसली एग्जांपल सर बहुत सारे हो सकते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम अपना किताब में भी कहीं ना कहीं देखेंगे, पुराने क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बैच कॉस्टिंग कहीं ना कहीं करती है। लेकिन आपको आइडिया मिल गया, ठीक है ना। बहुत कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे वो ब्रिक्स वाली बात भी लिखूंगा, फिनिशिंग कई और छोटी चीजें, छोटी चीज है, ठीक है। अब जैसे मेरे सामने कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की जो अंदर की बैटरी है ये बन रही है ना, वही एक बार में 10 बैटरी बन के निकल रही है। तो कोई जो बिजनेस काम ऐसे प्रोडक्ट्स का करता है जहां पर एक बार मशीन चलाई जाए और एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले, मैं यहां पर अपनी बात को इलेबोरेट कर रहा हूं, ठीक है। वेयर मल्टीपल यूनिट्स, आप लोग भी लिखे भाई, वेयर मल्टीपल यूनिट्स आर simultaneously produced. What do you mean by word simultaneously? एक साथ, where multiple units are simultaneously produced in a single machine run. Now machine run word का मतलब है यानी एक बार मशीन चले तो एक साथ बहुत सारे यूनिट्स बन के निकलते हैं। अब दो तीन बातें हैं डिसाइड करने वाली। Why do you think कि ये बिजनेस एक बार में बहुत सारे यूनिट्स एक साथ में बना रहे हैं, क्यों? सर अगेन वजह, एक तो छोटे प्रोडक्ट से ये सोचते हैं कि यार इतना छोटा प्रोडक्ट है, एक बारी में एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी जो फिर हर यूनिट के लिए अलग अलग मशीन चलानी पड़ेगी, टाइम की वेस्टेज होगी, बार बार मशीन सेटअप करनी पड़ेगी, मशीन की कॉस्ट की वेस्टेज होगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये काम क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड द क्या कहते हैं, टू अवॉइड ऑब्लिक लिख रहा हूं मिनिमाइज, टू अवॉइड ऑब्लिक मिनिमाइज द मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन को बार बार सेटअप करने की कॉस्ट, इतना छोटा सा प्रोडक्ट है 5 मिनट में बन जाता है, ठीक है। पहले मशीन को सेटअप करो, सेटअप करने में 10 मिनट लगाओ और 10 मिनट सेटअप करो, 5 मिनट का यूनिट बने, फिर बंद हो रही है, फिर चालू हो रही है। और सर एक बात आपको और बताओ, मशीन्स को जब आप इग्नाइट करते हो ना, इग्नाइट करना मतलब चालू करना,
तो उनकी पावर ज्यादा कंज्यूम होती है। मैं आपको बहुत ही देसी तरीके से रेफरेंस दूंगा। सर आप अपनी गाड़ी या बाइक चलाते हो ना, गाड़ी और बाइक को अगर आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते समय वो सबसे ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। इसीलिए ये भी सलाह दी जाती है कि ये नहीं कि भैया 10 सेकंड की रेड लाइट हुई बंद कर ली गाड़ी, ठीक है, फिर दोबारा चलाओगे तो उतना पेट्रोल और कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर लंबे समय की रेड लाइट है कि 60 सेकंड्स की है या 90 सेकंड्स की है तो आप अपनी गाड़ी को बंद करें, क्योंकि बार बार चालू करने पे फिर उतना पेट्रोल और कंज्यूम हो रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों का। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। मुझे याद आ रही है बचपन में हम देखा करते थे जनरेटर होता है। अब जनरेटर को स्टार्ट करना कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, डीजल बहुत सारा कंज्यूम होता है और जनरेटर को स्टार्ट करना ही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। कई बार 5 से 10 मिनट तो स्टार्ट करने में लग जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जनरेटर तो वैसे इसलिए होता था कि लाइट जाती है तब। अब जनरेटर किसी ने स्टार्ट किया, जैसे ही स्टार्ट किया फिर से लाइट चली गई, ठीक है। और क्या कहते हैं, लाइट स्टार्ट किया, सॉरी लाइट मतलब पहले लाइट गई थी, जनरेटर स्टार्ट किया, जैसे ही स्टार्ट हुआ लाइट आ गई, ठीक है। फिर जैसे ही जनरेटर बंद हुआ फिर दोबारा लाइट चली गई। तो कहीं ना कहीं बंदे के मन में आएगा यार यार एक चीज हो जाए यार, लाइट जानी है तो इकट्ठी चली जाए भैया, 1 घंटे के लिए चली जाए, 2 घंटे के लिए चली जाए, बार बार ये जनरेटर ऑन ऑफ के ड्रामे तो ना हो कम से कम। तो यही कहीं ना कहीं हमारा बिजनेसमैन सोच रहा है कि यार बार बार मशीन को चालू करना बंद करना, एक ही बार में ऐसा कोई प्रावधान क्यों ना हो जाए कि एक ही बार में बहुत सारे यूनिट्स बन जाए। एंड ऑब्वियसली इसके लिए आपकी मशीन की कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी। क्या पता आपकी मशीन की कैपेसिटी ही इतनी नहीं हो कि वो एक बार में मल्टीपल यूनिट्स बना सके। तो मल्टीपल यूनिट्स है सर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है। ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती कि एक साथ एक मशीन में एक तरफ कैलकुलेटर भी निकल रहा है, साथ में भैया टॉय भी निकल रहा है, साथ में मोबाइल की बैटरी भी निकल रही है। अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं यार, वो रोबोट थोड़ी है। एक ही टाइप का प्रोडक्ट के बहुत सारे यूनिट्स एक साथ निकल रहे हैं अल्टीमेटली। क्यों? ताकि हम अपनी मशीन की सेटअप कॉस्ट कहीं ना कहीं बचा सकें, अपना टाइम बचा सकें, ठीक है। मैं ये भी लिख देता हूं फॉर स्पीडी प्रोडक्शन। देखिए सर आप लोग मेरा तरीका देख चुके हैं, आई एम नॉट यूजिंग एनी बुक, मैं आपको बुकिश चीजें नहीं करा रहा हूं, कहानी के तौर पे आपके दिमाग से ही बातें निकलवा रहा हूं, प्रोडक्शन टाइम से करने के लिए, अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में कहीं ना कहीं अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं और यही सब चीजें कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं पीपीटी के तौर पे एक समरी भी दिखाने वाला हूं। तो एक तो करना क्या है, इस टॉपिक में हम लोग कर रहे हैं बैच कॉस्टिंग, ठीक है। अब जैसे कॉस्ट शीट जो हम बनाएंगे, कॉस्ट शीट यहां भी बनेगी, वो एक स्पेसिफिक बैच के लिए बनेगी। अब जैसे मान लो जैसे एक बार में 10 यूनिट्स बनते हैं, तो 10 यूनिट्स को बनने का खर्चा कितना है, या ऑर्डर आया तो 10 यूनिट्स के पैसे कितने लोगे। एक बात बता दूं तो अब आपका जो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जिस चीज की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं वो बैच है। आपकी जो कॉस्ट शीट है, सॉरी कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, जैसे वही पर किलो पर लीटर। तो अब जो आप अपनी कॉस्ट को डिनोट करेंगे, प्राइस को डिनोट करेंगे, वो पर बैच करेंगे, ठीक है ना। मतलब अब जैसे एक बार मशीन में 50 यूनिट्स बनते हैं, तो अब जो कॉस्ट की जानकारी चाहिए वो पर बैच चाहिए, यानी 50 एक साथ बनाने में खर्चा कितना है, पर यूनिट नहीं चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी तो क्वेश्चन जैसे पूछे उस हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। और एक सिंपल सी एक बात आपके दिमाग में और डालूं, सर हमने ये बोला एक बार में मल्टीपल यूनिट्स बनाने हैं। डोंट यू थिंक कि बिजनेसमैन को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि एक बार में यूनिट्स कितने बना सकता है वो। अगर हम बात करें सर जितने मर्जी बना ले, भाई ऐसा कैसे है यार, जितने मर्जी बना ले, ठीक है। मशीन की भी एक कैपेसिटी है और सामान को स्टोर करने की भी तो एक कैपेसिटी है। आप इतना सारा सामान एक बार में क्यों बनाएंगे? आपकी दुकान है छोटी सी और ना ही आपके पास उस सामान की डिमांड है अभी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा सेकंड जो मुद्दा होगा वो ये होगा, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम बैच साइज। मतलब मुझे ये डिसाइड करना है कि एक बार में मैं कितने यूनिट्स बनाऊं। ऑप्टिमम वर्ड, सर ऑप्टिमम वर्ड यूज कर रहा हूं और कई बच्चे इस शब्द से बड़े परेशान रहते हैं कि इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया। ऑप्टिमम शब्द का मतलब आप प्लीज अभी से लिख लीजिए, कई बार आपकी पढ़ाई में ये सामने आने वाला है। ऑप्टिमम आप ध्यान से लिखिए, सर विच इज बेस्ट, बेस्ट, मोस्ट बेनिफिटेबल, मोस्ट फेवरेबल फॉर यू।
आपके लिए जो सबसे अच्छा साबित हो। बेसिकली ऐसी क्वांटिटी हमें ढूंढनी है जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। अभी इसको इलैबोरेट करने वाला हूं, अभी तो सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है ना भाई। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल। क्या आपको सारी कहानी समझ में आई बैच कॉस्टिंग की? वो इंडस्ट्रीज जो ग्रुप में प्रोडक्ट बनाती है, एग्जाम्पल भी दिए, क्यों एक साथ बना रही है बता दिया, और एक साथ कितना बनाना है ये भी एक सोचने का विषय है। सो नाउ मैं आपको एक बार पीपीटी दिखाता हूं और उसके बाद बिना समय बर्बाद करे हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए सर, पीपीटी देखिए। बैच कॉस्टिंग, इंडस्ट्रीज which produce small or homogeneous products in lots or batches। एग्जाम्पल में फार्मा इंडस्ट्री, सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज जानते हो वैसे? सॉफ्ट टॉयज बोलते हैं टेडी बियर को, ठीक है ना। तुम लोगों ने भैया अगर दिए होंगे टेडी बियर या लिए होंगे तो कहीं ना कहीं जानकारी होगी आप लोगों को। रिक्वायरमेंट, अल्टीमेटली वी नीड टू check the selling price or the revenue to be charged from the customer for a batch। मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं, for a batch। and ये जो मैंने अभी लिखा ऑप्टिमम बैच साइज, व्हाट डू यू मीन बाय बैच साइज? एक बार में कितना सामान बनाना है, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और बताऊं, इसके क्वेश्चंस आज की तारीख में बहुत आते हैं, ज्यादातर चांसेस यही है कि बैच साइज के क्वेश्चंस आते हैं। हम अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं सर, मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाना आपको। अब देखिए किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो नाउ वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने है सर बैच कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 1। और भाई क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको कहां से दिया है? जो हमारे ICAI के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सर इंस्टीट्यूट बहुत मदद करता है आपकी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अब पता लगे कई बच्चे हैं सर हमें तो पता ही नहीं था अभी तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो भैया इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को देखो ना, तुम कहां चल रहे थे। मैं आपको एक साफ सीधी सी बात बता दूं सर, आई एम ऑल्सो नॉट अ टीचर लाइक दैट, जो आपको जैसे आप देखते हैं कई बार प्राइवेट कोचिंग्स का ये एक तरीका होता है कि वो आपको एक नोट्स देते हैं और वो अपने ही नोट्स के गुणगान कहीं ना कहीं हमेशा करते हैं, ठीक है। मेरे पास भी ये नोट्स हैं मेरे, ठीक है। आई वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग बुक्स जो बच्चे मेरे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं सीधा बोलता हूं सर, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, ये बुक आपका बेस बनाएगी। इस बुक को जो अच्छे से करा बच्चा, रिवीजन क्वेश्चंस भी मैंने अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं मैं देता हूं, वो भी करे। लेकिन आई विल नॉट से कि तुम ये बुक कर लो तुम्हारा काम हो गया। मैं हमेशा सर ये बोलता हूं प्रैक्टिस करो इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन से, ठीक है ना। जितना सब कुछ करो सर, अपने इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशंस करो, CMA वाले बच्चे भी करें, RTP MTP, ये बात मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं। और इसके अलावा कोई प्राइवेट ऑथर की बुक नहीं है। सो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा बेटा आप सिर्फ मेरे नोट्स की क्वेश्चंस कर जाओ आपका काम बन जाएगा। आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी ऑफ दैट। आप प्लीज अपनी सेल्फ स्टडी करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और सर मेरे रिजल्ट्स, मेरे फीडबैक्स कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म करते हैं मेरे लिए, ठीक है। बच्चे मेरे कहने पे, मेरे मोटिवेट करने पे बहुत मेहनत करते हैं। और मैं तुम्हें सही बता दूं, रिसेंटली रिजल्ट्स आकर चुके हैं, बहुत मजा आया, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मैं वही बोलूंगा बच्चे की वजह से ये हुआ है। मैं अब बच्चा मेरे को क्रेडिट दे रहा है, मैं कहूँगा बच्चे की बड़प्पन है, बच्चे मेरे को कोई मिठाई खिला रहा है, चलो बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसकी मेहनत है, उसने मेहनत करी तो काम हुआ। आपका भी काम होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1। और भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बिरादरी का ही बात हो गई, कोचिंग क्लास की बात हो रही है। स्टार स्टडी सेंटर प्रोवाइड्स कोचिंग क्लासेस टू स्कूल स्टूडेंट्स। द स्टडी सेंटर हैज टेकन एन ऑडिटोरियम ऑफ 250 सीट्स कैपेसिटी on the rent of 3,75,000 per month. It has also hired some renowned teachers for taking classes. A teacher takes 3,000 rupees per hour. The study center has decided to conduct a batch of 2 hours per day for 3 days a week for 4 months. पूरा कोर्स शायद 4 महीने का होगा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है और एक क्लास जो है वो 2 घंटे की होती है। Calculate the total cost per batch. कंप्यूट द मिनिमम फी टू बी चार्ज पर स्टूडेंट इन अ बैच, ठीक है भाई। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट यूनिट की बात करूं तो पर स्टूडेंट कहीं ना कहीं होगी ना, पर स्टूडेंट पर आवर नहीं है,
यहाँ पर जो फीस है कहीं ना कहीं वो एक पूरे बैच के लिए इस्तेमाल ना, बैच 4 महीनों का है सर, 4 महीनों का बैच है। तो मैं सिर्फ दिमाग का आपका बात क्लियर कर रहा हूँ, कोई बच्चा ये ना सोचे कि पर स्टूडेंट पर आवर, ऐसा नहीं है। इफ द सेंटर ऑपरेट्स एट 60% कैपेसिटी, अगर जो टोटल भाई कहीं ना कहीं एक बात बताऊं तो एक हम कोचिंग क्लास भी अगर एक रूम रेंट पे लेती है, एक ऑडिटोरियम रेंट पे लेती है, तो दैट डजंट इज गारंटेड कि उसका पूरा ऑडिटोरियम भरा ही होता होगा, ठीक है। तो 60% कैपेसिटी भरी होती है। फिर अगले पार्ट में ये भी बोला है कि फीस निकालो अगर स्टडी सेंटर 50% प्रॉफिट कमाना चाहता है और 50% कैपेसिटी पर काम करता है। अब सर जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो कमाता ही होगा, ठीक है ना। ये तो कोई ना ही बोले कि जो इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, दे आर यू नो चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आप लोगों की दिल से मदद करना चाहते हैं, एंड आई एम प्राउड टू से दैट विद्यास्थल इज वन ऑफ देम। आप लोगों की जितनी मदद कहीं ना कहीं की जाती है वो मैं बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएटेड रह चुका हूं, मैंने इतनी कहीं नहीं देखी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले काम जो है टोटल कॉस्ट पर बैच निकालना है, ठीक है भाई। शुरू करूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच। चलिए कॉस्ट की अगर बात करूं तो यहां पे आपके बैच की कॉस्ट क्या क्या दे रखी है। बैच के कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ऑडिटोरियम का रेंट आ गया, ऑडिटोरियम का रेंट आ गया। ऑडिटोरियम के रेंट की बात करूं तो 3,75,000 पर मंथ है। अब सर ये भी देखिए, आप जो कॉस्ट निकाल रहे हैं ये बैच की है, और बैच जो है वो आपका टोटल कहीं ना कहीं 4 महीनों का है। तो 3,75,000 जो है वो आपका रेंट है फॉर पर मंथ। सो फॉर 4 मंथ्स हमारा कितना होगा, 3,75,000 इंटू 4 की बात करें तो दिस वुड बी ये कितना आ रहा है, 15 लाख रुपए आ रहा है। 15 लाख रुपए तो टोटल रेंट जो है वो आपका जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो टीचर की आपके फीस हो गई, टीचर की जो आपको पैसे देने पड़ते हैं या टीचर की जो फीस वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। टीचर जो है वो 3,000 पर आवर पैसे लेता है। मेन मेरे को लग रहा है 2 कॉस्ट हमारी यही है मेन, तो 3,000 पर आवर जो है वो हमारा टीचर फीस लेता है, और 2 घंटे की कहीं ना कहीं एक क्लास होती है, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, और क्या बोलते हैं हफ्ते में 3 दिन सर आपकी क्लास है। एक बार इसको देख लें ढंग से, गलती ना हो जाए। 2 आवर्स पर डे, 3 डेज अ वीक, और 4 मंथ्स के लिए ये बात जो है वो कहीं ना कहीं कही जा रही है। अब सर ये हमें देखना पड़ेगा कि एक मंथ में हफ्ते कितने होते हैं, एक मंथ में हफ्ते कितने होते हैं। अब या तो वही सिंपल सी बात है कि आप 4 वीक्स के हिसाब से अपना काम जो है वो चला लीजिए कि एक हफ्ते, एक महीने में कहीं ना कहीं 4 वीक्स होते होंगे। द स्टडी सेंटर बैच ऑफ 2 आवर पर डे फॉर 3 डेज अ वीक फॉर 4 मंथ्स। तो कहीं ना कहीं 4 वीक्स, ये भूल ना जाए बेटा, ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया कैलकुलेशन जा रही है, ठीक है ना। बच्चे कहीं गलती से 2 इंटू 3 इंटू 4 ही करें सीधा, क्योंकि 3 दिन जो है वो एक हफ्ते के थे। अब 4 महीनों में हफ्ते कितने होते हैं, या तो ये देखा जाए तो वही इंटू 4 किया फॉर 1 मंथ एंड इंटू 4 किया फॉर 4 मंथ्स। तो अल्टीमेटली 3,000 इंटू 2 इंटू 3 डेज इंटू 4 वीक्स इंटू 4 मंथ्स। सर आपकी जो टोटल टीचर की फीस जा रही है, अरे टीचर तो एक ही है ना, टीचर तो एक ही है हमारे इस बैच का। इट इज ऑल्सो सम रिनाउंड टीचर्स, अ टीचर टेक स्टडी सेंटर कंडक्ट अ बैच ऑफ 2 आवर पर डे, ठीक है सर। तो ये आपका टीचर की जो फीस आ रही है वो 2,88,000 आ रही है। तो आई गेस की टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच जो आ रही है वो 17,88,000 आ रही है। इस बैच को चलाने में 78,88,000 जो है वो आपका टोटल खर्चा बैठता है। भाई समझ में आ रहा है ढंग से, बताओ। इसके बाद आपसे पूछा गया मिनिमम फी निकाल दो, मिनिमम फी निकाल दो एट 60%।
मिनिमम फी टू बी चार्ज इफ द सेंटर ऑपरेट्स एट 60%। सर मैं आपको एक बात जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मैं हाईलाइट करवाना चाहूंगा। सर वेन एवर यू नो द वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज मिनिमम फी, सर कम से कम कितनी फी लेनी चाहिए भाई? तो कम से कम जब पैसे लेने की बात आए तो बात आती है कि कॉस्ट के बराबर तो ले ही लो, कम से कम कॉस्ट के बराबर तो पैसे ले लो, नहीं तो फिर तो नुकसान में जाएगा। अगले पॉइंट में बोला है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब यहां पर आपका 17,88,000 इज द कॉस्ट विच इज टू बी चार्ज, और 60% कैपेसिटी की अगर बात करें, 60% कैपेसिटी की बात करें, 250 सीट्स हैं, तो 250 सीट्स का 60% सर, 250 सीट्स का 60% यानी कहीं ना कहीं 150 बच्चे बैठ पाते होंगे आपके बैच में। और एक से फिर आप कितने पैसे लोगे? अगर मैं आपसे पूछूं भाई पूरे बैच का खर्चा कहीं ना कहीं 17,88,000 है, और जो मेरा स्टडी सेंटर है वो खर्चा रिकवर करना चाहता है, खर्चा तो हर कोई रिकवर करेगा, 17,88,000 डिवाइडेड बाय 150, तो एक बच्चे की फीस जो है वो अराउंड 11,920 रुपए होगी फॉर दिस बैच। बात समझ में आ रही है? शायद बच्चों के क्वेश्चन है, कोचिंग का क्वेश्चन है, तो शायद ज्यादा दिमाग में जा रहा हूं। 11,920 रुपए की फीस एक बच्चे से लेंगे, तब जाके 17,88,000 की रिकवरी होगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारी फीस हमें कितनी लेनी। अब मैं मिनिमम वर्ड नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अब प्रॉफिट भी चार्ज करना है। 50% कैपेसिटी पर अब फीस देखनी है। पहले तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच, टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच 17,88,000। सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, बच्चा अगर ये सोच रहा है सर यहां पर आपने 17,88,000 का 60% या यहां पर 17,88 का 50% क्यों नहीं करते? सर जब बैच चलता है तो कॉस्ट तो आती ही है, ये बेसिकली स्टैंडिंग चार्जेस है हमारे, ये हमारे क्वेश्चन में जो दिए गए हैं ना। व्हाट इज द स्टैंडिंग चार्जेस? ये भी एक भविष्य का वर्ड मैंने यूज कर लिया एक्चुअली। स्टैंडिंग चार्जेस कैन बी सेट एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी रेंट तो आएगा ही आएगा, टीचर को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब बच्चे आए या ना आए, टीचर यहां पर आवर बेसिस पर है ना, तो टीचर को पैसे देने पड़ेंगे। रेंट ऑडिटोरियम का देना ही पड़ेगा। 250 सीट्स का ऑडिटोरियम है, 250 नहीं भी भरता तो मेरे स्टडी सेंटर की इतनी कॉस्ट तो है। अब बच्चे सिर्फ 150 बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 150 बच्चों में उन पैसों को बांट दिया गया। अब बच्चे सिर्फ 50% बैठे हैं, तो पहले तो अगर मैं सीट्स की बात करूं, पहले तो चलो पूरा कर लेते हैं काम, ये सीट्स को हटा दो। ये कह रहा है एक तो प्रॉफिट चार्ज करना है। प्रॉफिट कितना चार्ज करना है? 50% टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%। एंड कुछ नहीं बोला तो कहीं ना कहीं लॉजिक यही जा रहा है कि 50% ऑफ द कॉस्ट, तो 17,88,000 का 50% यानी हाफ की बात करूं तो प्रॉफिट मेरा हो गया 8,94,000। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, सेल्स वर्ड यूज नहीं करते कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री में, तो 17,88,000 ये मेरा हो गया 26,82,000। सर क्वेश्चन देखा जाए ना तो बहुत लॉजिकल है, ठीक है। बैच कॉस्टिंग में इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया क्योंकि बस वर्ड यूज्ड है कि बैच, देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन वाला सवाल है। इतनी कॉस्ट हो रही है, इतने बच्चे हैं, बताओ कितनी फीस लें। अब कहीं ना कहीं 50% कैपेसिटी की बात कर रहे हो, सर सिंपल सा बिजनेस का रूल होता है, जितने हमारे पास कस्टमर्स होते हैं ना उतनों से हम अपने पैसे वसूल करते हैं कहीं ना कहीं। अब सीट्स की बात करूं तो 250 सीट्स का 50% कहीं ना कहीं बच्चे बैठते हैं, तो ये मेरा हो गया 125 स्टूडेंट्स। अब फी पर स्टूडेंट बात की जाए कि एक से कितने पैसे लेने हैं, तो 26,82,000 डिवाइडेड बाय 125। सर ये आपका आंसर आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया, जो किताब में आंसर है बिल्कुल मैच कर रहा है, 21,456। सर आप देखिए ना, प्लीज समझिए, फीस बढ़ गई। सर पहले 11,920 थी, क्यों? पहले बच्चे भी कंपैरेटिवली 25 बच्चे ज्यादा थे और पहले प्रॉफिट चार्ज नहीं होता था। अब प्रॉफिट भी चार्ज हो गया और बच्चे भी 125 हो गए, तो जो हमारा रेवेन्यू है वो 125 में बढ़ गया। पहले सिर्फ कॉस्ट 150 में बढ़ रही थी। जितने कम लोगों में बांटोगे एक बंदे के ऊपर बर्डन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बातें बेसिक प्यार से जवाब दे दो भाई, प्यार से समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है सर, यही करना है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ वी वुड बी मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर अगेन स्टडी मॉड्यूल में है और एमटीपी अक्टूबर 2020
कहीं ना कहीं जो लास्ट एमटीपी इंस्टीट्यूट ने इशू करी है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखने में कई बार बच्चों को बहुत बड़ा लगता है, सच बताऊं बहुत छोटा क्वेश्चन है। कॉस्टिंग में सर मैं फाइनल के बैचेस भी ले चुका हूं, क्वेश्चन कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं, आंसर आपने इतना नहीं करना काम, टेंशन मत लो। एक टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है has undertaken to supply 200 pieces of a component per month for the ensuing 6 months। आने वाले 6 महीने में हर महीने 200 कंपोनेंट सप्लाई करने हैं। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन्ड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल। ये बात ध्यान दो, मटेरियल और लेबर आवर्स को एक्चुअल पे बुक किया जाता है, जितने हैं उतने हैं, ठीक है। ओवरहेड्स को लेबर आर के रेट पर रिकवरी रेट की जानकारी दे दी। ओवरहेड्स का मुद्दा सर पूरे सब्जेक्ट में छाया रहेगा। ओवरहेड्स पर लेबर आर रिकवर की जाती है। सेलिंग प्राइस है 8 रुपए पर पीस। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच माइट बी। सिर्फ सही बताऊं तो बैच वर्ड आ गया इसलिए इसको बैच कॉस्टिंग में लिया गया, नहीं तो क्वेश्चन तो अभी जनरल ही है, क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है। और ओवरऑल पोजीशन बताओ फॉर द ऑर्डर ऑफ 1200 पीसेस कितना प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को निकालना है। तो मटेरियल लेबर जो कि कहीं ना कहीं एक वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैन फेब मार्च 6 महीने का यहाँ पर काम है, तो 6 महीने के हिसाब से आप इसको शो जो है कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे काम स्टार्ट करें। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द बैच, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द बैच। मैं बच्चों को ये भी बोलूँगा कि वो यहाँ पर अपना फॉर्मेटिंग कहीं ना कहीं 6 महीने की कर ले, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, और वो चाहे तो यहाँ पर एक टोटल वाला कॉलम और बनाया जा सकता है, टोटल वाला कॉलम जो है वो और बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि बैच का जो आउटपुट है उस पर्टिकुलर महीने में कितना बनाया गया, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। आप देखो ध्यान से, तो आपका ये देखो जनवरी में 210 यूनिट्स बने हैं, फरवरी में 200 बने हैं, ये डेटा मैं आपसे लिखने के लिए कह रहा हूँ। तो जनवरी में 210 यूनिट्स बने, फरवरी में 200, मार्च में 220, अप्रैल में 180, मई में 200, जून में 220। कहीं ना कहीं अगर इसका भी टोटल लिखा जाए तो 210, 200, 220, 180, 200 और 220, यहाँ पर टोटल 1230 यूनिट्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको से बताऊं इसका यूज होगा, क्योंकि हमारे को जो क्वेश्चन करना है, जो हमारा ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं 1200 पीसेस के लिए। तो अल्टीमेटली बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मैं इसको वेरिएबली चेंज कर दूंगा। अब कहीं ना कहीं बात देखी जाए तो मटेरियल की कॉस्ट जो आपने लिखी है ये डेटा दे रखा है। मटेरियल लेबर तो हमेशा से दे रखे होते हैं ना, 650, 640, 680, अप्रैल का 630, मई का 700, जून का 720, ठीक है। टोटल कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं 650, 640, 680, 630, 700, 720। अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, 4020 रुपये। इसके बाद लेबर कॉस्ट की अगर बात की जाए तो जनवरी में जो लेबर कॉस्ट इज डायरेक्ट वेजेस ना, ये बात तो अभी तक समझ में आ चुकी होगी। 120 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये, अगेन 140, अगेन 150, अगेन 160। नाउ दिस वुड बी 120 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 160। सर आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, कैलकुलेटर पे आपका हाथ बैठा होना चाहिए कहीं ना कहीं बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम्स। फाइन। नाउ ऑब्वियसली दिस कैन बी सेड एज प्राइम कॉस्ट, या मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, प्राइम कॉस्ट में शो नहीं कर रहा, मैं सीधा बात कर रहा हूं ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स की बात करते हैं। अब सर देखिए, जैसे यहां पर नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, जब बच्चा नीचे देखता है, ठीक है। अब और उसके सामने लेबर आर से, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग को देखकर मैं ये बात बोल सकता हूं कि चार्जेबल एक्सपेंसेस यहां पर ओवरहेड्स है, चार्जेबल एक्सपेंसेस को ही यहां पर ओवरहेड्स है। मैं इसलिए बता रहा हूं सर, देखिए
बच्चा हो सकता है ये बोले सर चार्जेबल एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, लेकिन सर देखिए कॉस्टिंग में आपको सही बताऊं कुछ भी हो सकता है। और यहां पर अब आप प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम में ये नहीं कि सामने वाले इन्विजिलेटर को खड़े जो बोल सकते हैं सर ये मैडम ये गलत वर्ड है, ये कंफ्यूजन हो रही है, वो कुछ नहीं बताएगा। और ना ही तुम यहाँ पर कोई कोर्ट केस कर पाओगे, ये तो जी अलग ही चीज आ गई। क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग देखो, कहीं ना कहीं उसने बोला है कि मेरे ओवरहेड्स को लेबर आवर्स के बेस पे रिकवर करना है। मैं ये जजमेंट साफ साफ हो पा रही है कि चार्जेबल एक्सपेंसेस दिए हैं, सामने लेबर आवर्स हैं, तो यहाँ पे जो चार्जेबल एक्सपेंस है, यहाँ पे जो चार्जेबल एक्सपेंस है कहीं ना कहीं वो आपके ओवरहेड्स ही हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जल्दी से मेरे चार्जेबल एक्सपेंसेस दे दिए, लेबर आवर्स दे दिए, मैं हर महीने का एक रेट निकाल लूंगा, भले ही ये काम एक वर्किंग नोट में किया जाए, ठीक है ना, भले थोड़ी सी जगह छोड़ दी, और वर्किंग नोट यहाँ पे ओवरहेड्स के रेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओवरहेड्स का रेट निकालने के लिए जो पूरा डिटेल है टोटलिटी में वो यूज किया जाता है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमारे 6 महीने थे। अगर आप सोच रहे हैं सर कैसे रेट निकालना है, एक के लिए मैं आपको बता देता हूं सर। ऑब्वियसली जनवरी में 12,000 के खर्चे होते हैं और काम होता है 4800 आवर्स, तो 12,000 के खर्चे डिवाइडेड बाय 4800, ये सर आपका 2.5 पर आवर का रेट हो गया। दिस इज द रिकवरी रेट। जल्दी से भाई जल्दी से सब महीनों के लिए निकाल लो। फरवरी के लिए 10,560 डिवाइडेड बाय 4400 आवर्स, तो 2.4 पर आवर हो गया। मार्च की बात करें 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000 आवर्स, 2.4 का रेट हो गया। ठीक है जी, चलिए साथ साथ में भाई कर रहे हो नहीं कर रहे, 10,580 डिवाइडेड बाय कहाँ गया 4600 आवर्स, 2.3 पर आवर का। ये लेबर के रेट नहीं है, ओवरहेड्स के रेट है। मई की अगर बात करें सो मई में कहाँ गया 13,000 डिवाइडेड बाय 5,000 आवर्स, 2.6 पर आवर का रेट हो गया। एंड लास्ट में 12,000 डिवाइडेड बाय 4800, 2.5 पर आवर का रेट अगेन हो गया। ये ओवरहेड्स के रेट है। इन्हीं रेट्स को अब मैं अपने बैच शीट पर अप्लाई करूंगा कहीं ना कहीं। जैन का जो मेरा रेट है वो 2.5 और जैन में 210, जैन में कितना घंटे काम हो रहा है। अब आप वो अपने ऊपर दी गई जो 1200 पीस वाले बैच के जो जानकारी है उसको देखिए, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर शो कर दूं अलग से। भाई जनवरी में आप काम कर रहे हो 240 घंटों के लिए और 2.5 पर आवर का रेट है। 240 और 2.5 पर आवर का, 2.5 का ही था ना, हाँ जी। तो ओवरहेड्स जो यहाँ पर चार्ज होंगे वो 600 होंगे। प्लीज सब महीनों के लिए यहाँ पर कर दो। 280 आवर्स फरवरी में काम हो रहा है और रेट है 2.4, तो 280 इंटू 2.4, ये सर आपका 672 यहाँ पर आएगा। मार्च का अगेन 280 आवर्स काम हो रहा है और मार्च में अगेन रेट सेम है, तो यहाँ पर भी 672 होने वाला है। अप्रैल में काम हो रहा है 270 घंटे। आप लोग ओवरहेड्स को तहे दिल से अच्छे समझ गए नहीं समझ गए? टोटलिटी जानकारी से ओवरहेड्स के रेट निकाले जाते हैं और फिर हमारी पर्टिकुलर जॉब या बैच पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब 270 घंटे अप्रैल में और अप्रैल का रेट हमने निकाला था 2.3, तो ये 621 आ रहा है। भाई कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो, प्लीज बताओ। बार बार बोल बोल के कहीं ना कहीं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। मई में 300 घंटे और मई का जो रिकवरी रेट था वो ये था 2.6, तो मई के ओवरहेड्स 780 हमारे हो गए। और जून की बात करें, जून में 320 घंटे और रेट आई गेस 2.5 था, 800 रुपये। भाई प्लीज अगर कोई भी गलती हो तो हाथ के हाथ आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद तो ओवरहेड्स की अगर मैं टोटलिटी में लिख दूं तो 800, 780, 621, 672, नाउ अगेन 672 एंड 600 रुपये। तो ये 4145 आ रहा है यार, मुझे बताओ एक बार कंफर्म करो। दोबारा करूं क्या? 600, 672, 672, 621, 780 और 800, 4145 आ रहा है सर, 4145। कहीं ना कहीं
टोटल कॉस्ट ये आपकी हो गई 4020, 860 की लेबर, 4145 का 9025 रुपए। अब सर ये बात देखिए 9025 जो है वो 1230 यूनिट्स के लिए है। कहीं ना कहीं मैं इसको अपना हम फॉर 1200 पीसेस का जो हमारा बैच है, 1200 पीसेस का हमारा बैच है, उसके लिए टोटल कॉस्ट अगर देखूं तो मैं सिंपली सर 9025, और ये तीनों ही कहीं ना कहीं वेरिएबल आइटम्स हैं। मटेरियल वेरिएबल, क्यों बोल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट, कहीं ना कहीं हमारे काम पे डिपेंड करती है। तो 9025 अगर 1230 यूनिट्स के लिए है तो 1200 यूनिट्स के लिए कितनी होगी सर? मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी कैलकुलेशन, और पूरी कॉस्टिंग में यूनिटरी कैलकुलेशन ही है। 9025 1230 यूनिट्स के लिए तो आपके 1200 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है 8804.8, जिसको राउंड ऑफ करके कहीं ना कहीं बच्चा 8805 अप्रॉक्स कर सकता है। अब पता है यहां पर मैं एक बात आपको बोलूं, कई बार ना ऐसा भी हो सकता है इंस्टीट्यूट ने हो सकता है ऐसा किया हो, या कोई बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे 9025 को 1230 से डिवाइड करें और पर यूनिट कॉस्ट निकाल दें, जो कि आ रही है 7.337। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई बच्चा हो सकता है 7 ले रहा है, कोई बच्चा 8 ले रहा है, कोई बच्चा इसको 8 ले रहा है, और फिर फर्क आ जाए। कोई 8 ले रहा है तो 8 इंटू 1200 तो सर 9600 हो जाएगा। 8 इंटू 1200 या एक सेकेंड 9025 डिवाइडेड बाय 1230 इंटू आपका क्या कहते हैं 1200 करें। अब वही 8 तो नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं 7.33 कोई बच्चा ले रहा है या 7.34 ले रहा है, तो वो 1200 से करेगा तो 8796, तो लगभग 9 रुपए का फर्क आ जाएगा। तो मैं राउंड ऑफ के पंगे में पड़ा ही नहीं हूं, मैंने सीधा 9025 डिवाइडेड 1230 इंटू 1200 कर दिया सीधा। ये मेरी हो गई कॉस्ट। अब क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी शो करना है, तो सेल्स की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं 1200 पीसेस हम लोग बेच रहे हैं, और सेलिंग प्राइस भी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 8 रुपीज दी है, तो सेल्स मेरी हो गई 8 इंटू 1200 9600 रुपीज। अब सिंपल सी बात है सर, कॉस्ट आपके पास है, सेल्स आपके पास है, आप प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल लेते? आपको पता है ना सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है। सो मेरी सेल्स इज 9600, माई कॉस्ट इज 8805, माई प्रॉफिट इज कमिंग आउट एज 795 रुपीज। कितना? 795 रुपीज। अब सर हमारी किताब में सर आंसर 792 दे रखा है बेटा, छोटा सा राउंड ऑफ वाला वो है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर 9025 डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं 1230 किया तो 7.337 आया। अगर कोई मान लीजिए शायद हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया हो वो 7.34 के हिसाब से किया हो, तो ये 8808 आ रहा है 7.34 के हिसाब से, शायद उन्होंने यही किया होगा। और अगर ये 8808 है, 3 रुपए का फर्क ही है सर। मैं आई एम नॉट अ टीचर, मैं आपको किताब से आंसर मैच करवाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखाने आया हूँ। और मैं परफेक्ट काम करना में विश्वास रखता हूं, और परफेक्ट काम यही है कि हम राउंड ऑफ के चक्कर में ना पड़े। 3 रुपए का फर्क भी हम क्यों करें, हम 2 रुपए का, हम 1 रुपए का फर्क भी नहीं करेंगे सर, हम एग्जैक्ट काम करेंगे। समझ में आया? वो 792 क्यों आ रहा है, उसने 7.34 इंटू 1200 किया होगा। क्लियर सर? अगेन दिस वाज मतलब इट्स अ जनरल क्वेश्चन, ओवरहेड्स को चार्ज करने का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सर। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ना, अब ये आपको एक अच्छी जानकारी देगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जैसे बात हो रही थी कि हाउ अ बिजनेसमैन डिसाइड्स कि एक बार में वो कितने यूनिट्स बनाए, एक बार में वो कितने यूनिट्स बनाए। अब ये क्वेश्चन आपको यही देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। कंपोनेंट 893x इज मेड इंटायरली इन कॉस्ट सेंटर नंबर 476। अब बच्चा पता लगे यार पर पेपर में ये पूछा 893x क्या है, ये 476 क्या है। यार 893x प्रोडक्ट का नाम है, 476 एक डिपार्टमेंट का नंबर आप समझ लो, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट 6 पैसे पर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को बनाने में 6 पैसे की मटेरियल कॉस्ट लगती है। एंड ईच कंपोनेंट, ध्यान दीजिए बात पर, टेक्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, 10 मिनट लगते हैं।
द मशीन ऑपरेटर, मशीन को चलाने वाला, मशीन अपने आप थोड़ी चलती है यार, मशीन को चलाने के लिए एक बंदा चाहिए होता है। मशीन ऑपरेटर इज पेड 72 पैसा पर आवर एंड द मशीन आर रेट इज 1.5। अब देखिए यहां पर वर्ड है मशीन आर रेट। सर तो मशीन आर रेट थोड़ी देर पहले बात नहीं हुई थी, बिजली पानी का रेट होगा, ये ओवरहेड्स का रेट होगा। सेटिंग अप ऑफ द मशीन, मशीन को सेटअप करने में 2 घंटे 20 मिनट, देख रहे हो कितना टाइम लगता है, 2 घंटे 20 मिनट तो मशीन को सेटअप करने में लगते हैं। तो यही तो बात थी इस टॉपिक की कि यार बार बार मशीन को सेटअप करने में टाइम लगता है, खर्चा लगता है। तो कंपनी ये सोचती है, बिजनेसमैन ये सोचता है कि क्यों ना एक ही बार में ज्यादा कंपोनेंट्स बना लिए जाए। यही सवाल है। यू नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट जिसमें आप प्रोडक्शन और सेटिंग अप कॉस्ट अलग अलग दिखाएं टोटलिटी में और पर कंपोनेंट में, एज्यूमिंग अ बैच ऑफ 10 कंपोनेंट्स, 100 कंपोनेंट्स एंड 1000 कंपोनेंट्स। 3 केस दे दिए इसने आपको, 10 कंपोनेंट एक बार में बनाऊं, 100 बनाऊं या 1000 बनाऊं, आपको फैसला करना है, ठीक है ना। बहुत ही कहानी के तौर पे आपको समझा रहा हूं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं दिए कि बिजनेसमैन को ये सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि एक बार में कितने कंपोनेंट्स बनाए जाए। हाँ, उसे कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा उसकी मशीन की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए 1000 कंपोनेंट संभालने की, और क्या जरूरत भी है एक बार में 1000 बनाने की, डिमांड है बाजार में, ठीक है। तो ये 3 केस दिए, शुरू करते हैं। चलिए सर, नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय नोट्स एंड कहीं ना कहीं क्या बोलोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट शीट फॉर द बैच, कॉस्ट शीट फॉर द बैच। भाई थक तो नहीं गए ना आप लोग? थकना मना है सर, थकना मना है। रिवाइटल वगैरह अवेलेबल है बाजार में, आप लोग ले सकते हो, ठीक है जी, आप लोग ले सकते हो। कॉस्ट शीट फॉर द बैच। चलिए, तो ये तो हमारा पुश्तैनी कॉलम हो गया एक तरीके से पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स का पुश्तैनी कॉलम हमारा यहाँ पर हो गया। और केस ले लेते हैं कि मैं 10 कंपोनेंट्स एक बार में बना रहा हूँ, 100 कंपोनेंट्स एक बार में बना रहा हूँ, या फिर 1000 कंपोनेंट्स एक बार में बना रहा हूं। क्लियर है सर? इसके बाद नाउ स्टार्टिंग, और क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग दिखा, प्रोडक्शन और सेटिंग अप अलग दिखा दो। तो पहले बात करूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट की। प्रोडक्शन कॉस्ट की, प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहला आइटम मेरा मटेरियल कॉस्ट। सर हर चीज को बनाने में सबसे पहले मटेरियल ही लगता है, और क्वेश्चन के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट इज गिवन आउट एज 6 पैसा पर कंपोनेंट। दिख रहा है ना आप लोगों को, 6 पैसा पर कंपोनेंट। अब बेटा भाई यहां पर पता है ये अगेन एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है यार, 6 पैसा लिखा है, 6 पैसा मतलब होता है 0.06। अब यहां पर किसी बच्चे ने 0.6 लेकर काम कर लिया तो अगेन गड़बड़ी, 0.6 तो हो गया 0.60, ये है 0.06। अब 6 पैसा पर कंपोनेंट, तो 10 कंपोनेंट के लिए कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट हो गई 60 पैसा। 0.06 इंटू 10 किया है यार, 0.06 इंटू 10 किया है, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट एक तरीके से मटेरियल कॉस्ट। तो नाउ क्या बोलते हैं, 6 पैसा पर कंपोनेंट, 6 पैसा पर कंपोनेंट इंटू 100 कंपोनेंट करेंगे, ये 6 रुपये रहेगा, और ये करोगे 0.06 इंटू 1000 तो ये 60 हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है जी। इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो सेकंड मेरा आ गया ऑपरेटर के वेजेस। ऑपरेटर के वेजेस, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटर लेता है 72 पैसा पर आवर। ध्यान दीजिए सर, 72 पैसा पर आवर, और इसमें लिखा है कि मशीन क्या बोलते हैं, मेरे एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं। सर 72 पैसा पर आवर, 1 घंटे की तनख्वाह है। 1 घंटे में, ये बात तो शायद बचपन से सब लोग जानते होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 72 पैसा इज गिवन फॉर 60 मिनट्स, सो व्हाट वुड बी द रेट फॉर 10 मिनट्स। सर यूनिटरी कॉस्टिंग को आप प्रैक्टिकल से कभी निकाल नहीं सकते, यूनिटरी कैलकुलेशन को, ये यूनिटरी कैलकुलेशन है, देयर इज नो फॉर्मूला इन कॉस्टिंग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 72 पैसा इज गिवन फॉर 60 मिनट्स, सो 72 पैसा डिवाइडेड बाय 60 तो 10 के लिए कितना, ऐसी बोलेंगे हिंदी में, 72 पैसा डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, सो फॉर 10 मिनट्स इट इज कमिंग आउट एज 0.12 पर कंपोनेंट। कहीं ना कहीं ये पीस रेट हो गया बेसिकली, पहले टाइम रेट था, है ना, आने वाले टाइम में लेबर का चैप्टर भी पढ़ना है, ये टाइम रेट था 72 पैसा पर आवर। आपको देखिए मैं पूरी पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं दिखाता रहूंगा बेटा, पूरी कॉस्टिंग आपस में कनेक्टेड है, किसी चैप्टर में किसी और की बात भी हो सकती है,
किसी भी चैप्टर में किसी और की बात भी कहीं ना कहीं हमारी हो सकती है। तो 12 पैसा पर कंपोनेंट। नाउ फॉर 10 components this would be 1.2, for 100 component this would be 12 and for 1000 component this would be 120। सबको क्लियर आ रहा है ना? सब लोग भैया काम कर रहे हैं ना, स्क्रीन को तो नहीं टेप रहे, काम नहीं बनेगा उससे, अपनी काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड, मशीन आर रेट। यार सॉरी, मैं आप लिखता हूं ओवरहेड्स। यार जब लेबर काम कर रही है तो बिजली पानी भी तो लग रहा है, 1.5 रुपए का रेट है जिसका। तो अगेन 1.50 जो रेट है वो 60 मिनट्स का है, तो 10 मिनट्स के लिए क्या रेट हो जाएगा? 1.5 60 मिनट्स का है तो 10 मिनट्स के लिए क्या हो जाएगा? 1.50 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10, 0.25 कहीं ना कहीं पर कंपोनेंट का बिजली पानी वाला रेट हो गया। तो इसके लिए हो गया 2.5, इसके लिए हो गया 25 और इसके लिए हो गया 250। नाउ दिस इज योर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये आपका यहां पर 0.6 प्लस 1.2 प्लस 2.5, ये आपका हो गया यहां पे 4.3 पर कंपोनेंट। और ये आई गेस दिस वुड बी 43 और दिस वुड बी 430। प्लीज सर मेरी बातों पे ना जाए, मैं आपको सबको बोलूंगा अपना कैलकुलेट करें, अपना करें कैलकुलेट, और गलत आ रहा है तो मेरे को बताएं। इसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग अप कॉस्ट की। सर मेन परेशानी सेटिंग अप की तो है, ये टॉपिक का मुद्दा सेटिंग अप है। कहीं ना कहीं देखा जाए सेटिंग अप की कॉस्ट एक बारी लगनी है, और वो आप 10 कंपोनेंट बनाए, 100 बनाए, 1000 बनाए, वो तो लगेगी ही लगेगी। तो वो तीनों में सेम आने वाली है। पहली बात, जब मेरी मशीन सेटअप हो रही होगी सर तब भी तो ऑपरेटर वेजेस लेगा। यार मशीन को वो तो पैसे लेगा ही, अपने फ्री में क्यों करेगा वो? ठीक है, मतलब यहां पे ऑपरेटर के जो वेजेस हैं दैट वाज गिवन एज 72 पैसा पर आवर। नाउ क्वेश्चन सेज कि मशीन को सेटअप करने में 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं, और बेटा 2 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 140 मिनट। हाँ या ना? कोई ना कह रहा हो तो मुझे बता देना। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 140 मिनट। अगेन 72 पैसा 140 मिनट्स के लिए है, और सॉरी उल्टा लिख दिया सर। 72 पैसा 1 घंटे के लिए 60 मिनट्स के लिए है, तो 140 मिनट्स के लिए ऑपरेटर को। मेन बात यह देखो, मशीन को जब सेटअप करना पड़ेगा, एक सेटअप करने पर भी आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1.68 पर सेटअप ऐसे आ रहा है। एक बार मशीन सेटअप करने के लिए आपको लेबर को 1.68 रुपीज देने पड़ेंगे, तीनों कॉलम में ही 1.68। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि तीनों कॉलम में सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तीनों केस है। हम बात कर रहे हैं कि मशीन को सेटअप कर लें, फिर एक बारी में कितने बनाएं। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट, ऐसे ही वही बिजली पानी भी, जब मशीन सेटअप हो रही है तब भी तो बिजली पानी कहीं ना कहीं लग रहे हैं। मशीन आर ओवरहेड्स वर्ड लिख दिया मैंने, कोई इतना बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन now 1.50 is the rate for 60 minutes, so what would be the overheads for 140 minutes? So 1.50 divided by 60 into 140, 3.5 पर सेटअप। यानी एक बार मशीन सेटअप करने में 1.68 की लेबर पैसे लेती है, और 3.50 3.5 रुपए बिजली पानी लग जाता है। यानी अगर मैं सिर्फ सेटअप की बात करूं तो मशीन को सेटअप करने में टोटल 5.18 रुपीज खर्च हो जाते हैं। अब कोई भी एथिकल, कोई भी रेशनल बिजनेसमैन सोचेगा कि जब 5.18 ही लगने हैं तो क्यों ना एक बारी में ज्यादा कंपोनेंट्स बना लूं। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन और सेटअप मिला के, प्रोडक्शन कॉस्ट 4.3 थी यहां पर, और ये 5.18 हुआ, तो ये आपका 9.48 हो गया। यहां पर 43 और 5.18, तो ये 48.18 हो गया, और यहाँ पे 430 और 5.18, तो मैं कैलकुलेटर भी क्यों यूज कर रहा हूँ, दिस शुड बी 435.18। ठीक है, अब देखिए टोटल कॉस्ट के बेस पे, वैसे इसने सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए बोला था और कॉस्ट पर कंपोनेंट भी बोला था। अब आप अगर फैसला करें कि मैं कौन से
केस को मानूं, मैं एक बारी में 10 बनाऊं, एक बारी में 100 बनाऊं, एक बारी में 1000 बनाऊं, समझ रहे हो आप? सर टोटल कॉस्ट को देख के फैसला नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर सबसे कम कॉस्ट लग रही है 9.48, 10 कंपोनेंट्स वाले केस में सर एक बार में 10 बनाओ। सर ऐसे फैसला नहीं होता, आप फैसला करिए कॉस्ट पर कंपोनेंट में। सर यहां पर आपके 10 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो एक की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी हो गई 0.948। यहां पर आप एक बार में 100 बनाओगे, आपकी पर कंपोनेंट कॉस्ट होगी 0.4818। यहां पर आप 1000 बनाओगे, कॉस्ट आ रही है 0.43518। फैसला हमेशा कॉस्ट पर यूनिट से किया करो। अगर आप एक बार में 1000 बनाते हो ना, तो आपके एक कंपोनेंट की कॉस्ट सबसे कम पड़ेगी। बात समझ रहे हो? टोटैलिटी में फैसला लेने लग गए ना, तो सर फिर तो हमेशा ज्यादा काम करने पे कॉस्ट ज्यादा ही आएगी। अब 435 रुपए में 1000 कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट की कॉस्ट होगी 0.435। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, कई बार ऐसे प्रिंटिंग के काम होते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड्स छपवाने हैं, ठीक है, या कोई बुक्स छपवानी है, तो वो लोग बोलते हैं जी एक बार में 200 कार्ड्स हम छापते हैं, उससे कम नहीं छापते। उनका बैच साइज 200 है। देखिए एग्जांपल में प्रिंटिंग वाले भी आ गए, ठीक है ना, एक बार में हम 200 छापते हैं। शादी के कार्ड में भी ये बात आ सकती है, वो बोलेगा जी कम से कम 100 छपेंगे, 100 से कम नहीं। ऐसा उनका रूल क्यों है? सर उससे कम में उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। उनकी मशीन तो चलेगी, मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। तुम कह रहे हो जी मेरे 50 कार्ड छाप दो, उनकी कॉस्ट 50 कार्ड में कंपैरेटिवली ज्यादा है। जितना ज्यादा, और ऑब्वियसली मशीन हैंडल कर सकती हो उनकी, जितना ज्यादा बनेगा, तो प्लीज यहां पर पूछा नहीं है वैसे, लेकिन ऑप्टिमम बैच साइज, सर आपको समझाना भी तो है, ऑप्टिमम बैच साइज यहां पर 1000 कंपोनेंट्स होना चाहिए एज कॉस्ट पर कंपोनेंट इज मिनिमम, एज कॉस्ट पर कंपोनेंट इज मिनिमम। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये जो क्वेश्चन था कहीं ना कहीं बैच कॉस्टिंग का प्रॉपर क्वेश्चन था, जो एक अंडरस्टैंडिंग आपको देगा। क्योंकि इससे पहले के जो 2 क्वेश्चंस थे बैच कॉस्टिंग के ही थे, लेकिन थोड़ा बहुत वो जनरल कैलकुलेशन के थे, और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं 4, 5 और 6, सर ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं है। मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, ठीक है, डिफरेंट कलर पेन से हेडिंग डालूंगा, ऑप्टिमम बैच साइज, यानी एक बार में हमें कितने कंपोनेंट्स बनाने चाहिए, कितने यूनिट्स। सर पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने यही डिसाइड किया। यार एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन ने आपको 3 केस दिए, एज अ बिजनेसमैन यू आर डिसाइडिंग एक बार में कितने बनाऊं। अब कितने केसेस लोगे? ये तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे जी। एक बारी में 2 बना लूं, एक बारी में 4 बना लूं, एक बारी में 6 बना लूं, 10 बना लूं, 15 बना लूं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ने आपको केस दिए थे। इस हमारे पास अब एक तरीका है, एक मैथमेटिकल तरीका है, जो हमारे एक पुराने मैनेजमेंट गुरु ने आपको बताया है। मैं गुरु का नाम बताऊंगा, और जब समझाने वाला हूं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो और भी कई जगह पर कॉस्टिंग में एक जगह और काम आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी एक जगह काम आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी वुड बी डिसाइडिंग ऑप्टिमम बैच साइज की एक बार में कितना बनाना चाहिए, और मैं टिक मार रहा हूं क्योंकि ज्यादातर अब जो कराने वाला हूं पेपर में 90% चांसेस है कि यही आएगा, ठीक है जी। तो नाउ वी वुड बी स्टार्टिंग ऑप्टिमम बैच साइज कैसे डिसाइड करते हैं, पूरा इलेबोरेटली पहले समझेंगे भी, और प्रैक्टिकल काम तभी हो सकता है सर आसानी से जब हम पहले उसको समझे तो सही कम से कम। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि ये ऑप्टिमम बैच साइज आप कैसे डिसाइड करते हो, ठीक है। पिछला क्वेश्चन से अब अलग क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में कुछ केस दिए थे, अब केस ना दिए हो एंड यू वुड हैव टू डिसाइड कि एक बार में कितना बनाए। पहले देखिए भाई माहौल बनाना जरूरी है यार। बच्चे को मैं विश्वास करता हूं इस बात पर कि समझ में तो आए कि ये अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन कोई केस ना दे तो बिजनेसमैन परेशान हो जाएगा, फिर कितने केस बनाएगा। फिर उस हालात में उसके पास ये एक टेक्निक है टू डिसाइड कि एक बार में कितनी क्वांटिटी, एक मशीन रन में, एक बार सेटअप में कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए। चलिए जी, वो अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं।
चलिए दोस्तों, सो ऑप्टिमम बैच साइज की बातें कर ले यार। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है कहीं ना कहीं, और मैं पहले बता चुका हूँ, अच्छे से करना क्योंकि और भी कई टॉपिक्स में ये चर्चा जो है होती है। चर्चा क्या है, मैं आपको दोबारा बात रिपीट कर दूं। एक्चुअली हर बिजनेसमैन, क्योंकि कॉस्टिंग आपने पहले भी सुना है कि पहले से करने वाला कहीं ना कहीं मुद्दा है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं चर्चा यहाँ पर होती है। तो जब भी एक नया साल कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है, तो डोंट यू थिंक एक बिजनेसमैन प्लान करता होगा कि मैं इस साल कितने यूनिट्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब चर्चा ये है, मान लो मेरा मैं एक क्या कहते हैं, एक सेकेंड सर, यहाँ पे पेन सेलेक्ट एक बार कर लेते हैं। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, चलिए। हाँ जी, सो बात करें कि एनुअल प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन ने अपनी डिसाइड कर रखी है कि साल भर में वो लेट से 80,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये 80,000 यूनिट्स हमें सारे एक साथ बना लेने चाहिए? आप बताइए। सब बच्चे अपना अपना दिमाग लगाएं और मुझे बताएं कि ये 80,000 यूनिट्स सारे हमें एक साथ बना लेने चाहिए। क्या ऐसा करना ठीक है? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? सर ज़्यादातर जवाब जो आप लोगों के आते हैं वो यही है कि नहीं सर, एक साथ सारे नहीं बना सकते। इसकी वजह ये है, एक तो शायद ये भी बात ठीक है कि मशीन की कैपेसिटी शायद इतनी नहीं होगी। भाई मशीन की क्षमता भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तुम उसको ज़बरदस्ती रगड़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ी मज़ा आएगा। और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी की भी कमी है। वही ना, मेरी दुकान 2x2 की है और सपने तुम देख रहे हो कि मैं 80,000 यूनिट्स को एक साथ बना के स्टोर कर लूँ। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे बात को लिख रहा हूँ कि इट वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, हम सारे को एक साथ नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज ऑफ मशीन कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन। मशीन की मैं बहुत, देखिए आपको सर प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल बच्चा याद नहीं रख सकता जब तक उसको लॉजिकली थ्योरेटिकल डिस्कशन पूरी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सही होनी चाहिए। और मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ यार, अब पढ़ाई करो प्रोफेशनलिज्म तौर पे तो ऐसे करो कि हमेशा याद रहे। एक तो अब पूरी ज़िंदगी अब CA CMA के तौर पे जीनी है, और ये चीज़ें फाइनल में भी कहीं ना कहीं आएंगी। तो मशीन कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन है, स्टोरेज कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब भैया बच्चा बोल रहा है, ठीक है ना, हमारे बच्चे तो मुकेश अंबानी खानदान से बिलोंग करते हैं, वो कह रहा है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा गोदाम किराए पे ले लूँगा। तो बेटा हर चीज़ की एक कॉस्ट है। सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं कॉस्ट की। तो बेटा कॉस्ट की दिक्कत नहीं है तो कॉस्ट का सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा? कॉस्ट का सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपको कॉस्ट कंट्रोल अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। कॉस्ट कम करना आपको दिमाग में, आपका धर्म बनता है कॉस्ट बचाना, खर्चा बचाना। ठीक है, इससे एक बात याद आई, पता है आपको, एक बात शेयर करता हूँ। जब मेरी शादी होने वाली थी, ठीक है, 4 साल हो गए लगभग, तो मेरी वाइफ का मेरे लिए एक कुछ कहना था, कमेंट था, आप ये कह लीजिए। एक हिंदी में कहावत शायद सुनी होगी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। वो मेरे लिए ये कहा गया था। क्यों कहा गया था? 3 बातें। एक तो सर बंदा CA जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कहते हैं कि सब कुछ सोच समझ के खर्चे वर्चे बचाते हैं, ऊपर से मैं बनिया, ठीक है ना। बस तो वो भी बनिया है, ठीक है, बात समझिए, ठीक है। और बनिए कहीं ना कहीं थोड़े से कंजूस होने के लिए ये उनको कहा जाता है, ऐसा सबके साथ होता नहीं है वैसे, ठीक है। और कोई भी बच्चा इस बात का प्लीज बुरा ना माने इस बात का, ठीक है। और तीसरी चीज एक बात और बोली यार कि उसके ऊपर एक बात हो गई कि बंदा कॉस्ट का टीचर, ठीक है। पता नहीं हर चीज में कितने खर्चे बचाने के बारे में सोचेगा ये जी। भाई कोई भी पता लगे शॉपिंग हो रही है, नहीं जी इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है। सर मैं आपको साफ बता दूं, मैं अपने कॉस्टिंग के स्किल्स क्लास में दिखाता हूं, घर पे नहीं लगा सकता। घर पे लगाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले तो मार पड़ेगी, पता लगा मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं हर चीज में कर सकता कि ये देखो ये ऑफलाइन स्टोर में इतने का मिल रहा है, अमेजन पे इतने का मिल रहा है, कॉस्ट कंपैरिजन करो, ये इतना नहीं हो पाता,
ठीक है जी। चलिए जी आगे की बात करते हैं। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेशनली हमें बिहेव करना है, कॉस्ट हमें बचानी है। हम ये 80,000 यूनिट सारे के सारे एक साथ नहीं बना सकते, मशीन कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन है, स्टोरेज कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। और एक बात और है कि हमारे पास डिमांड भी तो होनी चाहिए, डिमांड की भी तो रिस्ट्रिक्शन है। पता लगे आपकी ये 80,000 यूनिट्स बनाने का जो आपका प्लान है ये पूरे साल का है, एक साथ। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी में ही एक बार मशीन चलाऊं और एक ही बार में 80,000 यूनिट्स बना के रख लूं, तो भाई क्या फायदा, क्योंकि वो 80,000 की जो जरूरत है वो तो पूरे साल की है ना, एक बार में 80,000 क्यों बनाएंगे। तो सर ये बात आती है कि हम एक बार में सारा सामान नहीं बनाएंगे। तो अब चर्चा का विषय यही बनता है कि एक बार में सामान कितना बनाओगे, एक बार में सामान कितना बनाओगे, ठीक है। तो ऑप्टिमम बैच साइज ना, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बैच साइज, यानी एक बैच में कितने यूनिट्स, ऑप्टिमम बैच साइज टू बी प्रोड्यूस्ड in a सिंगल रन। भाई सबसे एक बार अपील करूंगा कि देखो ये नोटिंग साथ साथ किया करो। एक बात और आपको मैं बता दूं जो शायद दिख भी रही होगी, राइटिंग सर थोड़ी सी मेरी खराब है, ठीक है। अब अगर हाथ के हाथ आप नहीं लिखोगे और मेरे वर्बल बातों पर भी आपने ध्यान देना है, आप नहीं लिखोगे तो बाद में ये सोचते रह जाओगे अरे बंदे ने लिखा क्या था। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ऑप्टिमम बैच साइज टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल रन टू कंप्लीट द एनुअल प्रोडक्शन टारगेट। हमें अपना साल का काम कंप्लीट करना है, ये एक हमारा टारगेट है। और सबसे बड़ी चीज सर, कॉस्ट को आप नहीं भूल सकते इस सब्जेक्ट में। एंड टू मिनिमाइज, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमाइज भाई, मिनिमाइज मतलब कम से कम, एंड टू मिनिमाइज द एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें अपना प्रोडक्शन का टारगेट भी पूरा करना है और साथ के साथ हमें अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम से कम रखनी है। आप मेरी बात समझे, आप पूरा मुद्दा समझ गए। आपने ये बोला कि मैं 80,000 यूनिट्स एक साथ नहीं बना सकता, तो एक बार हमें काम टुकड़ों में करना पड़ेगा। एक बार में 80,000 यूनिट टुकड़ों में, तो टुकड़ा ही तो डिसाइड करना है। एक बार में कितना प्रोडक्शन करनी है कि साल का जो प्रोडक्शन का सपना है वो सपना भी पूरा हो जाए और खर्चा भी कम से कम आए। अब भाई टॉपिक का नाम बोल दूं, ठीक है ना, मैं हमेशा टॉपिक का नाम बाद में, क्योंकि टॉपिक के नाम का मतलब मैं पहले बता चुका हूं। टॉपिक का नाम है बेटा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है सस्ता और बैच क्वांटिटी वर्ड का मतलब है एक बार में कितनी क्वांटिटी बनानी है। EBQ के नाम से ये पॉपुलर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक एक हमारे पुराने मैनेजमेंट गुरु हैं, ठीक है जी, पर्सनली तो मैं नहीं जानता, मेरे चाचा जी नहीं लगते वो, बॉमोल्स मॉडल, ठीक है। इनके ये इन्होंने एक इकोनॉमिक, ये जो एक मॉडल यूज किया है, एक टेक्निक यूज की है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है। और ये सिर्फ यही नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सेम टेक्निक जो है अभी कुछ दिन आपके पास आने वाले टाइम में आपको देखने वाले हो। मटेरियल के चैप्टर में जब बात होती है मटेरियल कितना खरीदना है, तो वहां पर भी ये बात होती है कि एक बार में सारा सामान ना खरीदें, टुकड़ों में खरीदें। तो वहां पर भी एक बार में कितना सामान खरीदें ये डिसाइड करने के लिए ये सेम टेक्निक यूज की जाती है, वहां पर भी काम आने वाला है। चलिए, एक मैथमेटिकल टेक्निक है टू डिसाइड कि एक बार में कितना काम करें। और ये समझाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिकली 3 फैक्टर्स वी वुड बी यूजिंग। सर मैं बहुत इलेबोरेट कर रहा हूं, बहुत इलेबोरेट। 3 फैक्टर्स जिस पे हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। मेरी एक कोशिश है कि कम से कम चीजें आपको रटनी पड़े। आपके सिलेबस में, आपकी पढ़ाई में सर रटने के लिए वैसे भी बहुत है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं मगअप करने पड़ते हैं, ये मगअप ना करना पड़े, मेरी ये कोशिश है। 3 फैक्टर्स कौन कौन से सर? पहली बात, सबसे पहला फैक्टर एनुअल प्रोडक्शन टारगेट, साल में कितना सामान बनाना है, पहला। दूसरा पॉइंट हो गया मशीन सेटअप कॉस्ट। यार ये मशीन सेटअप ही तो हमारी सबसे बड़ी सरदर्दी थी
कि भैया मशीन को चलाने में, मशीन को सेटअप करने में खर्चा आता है, तभी तो बार बार हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक ही बारी में बहुत सारे यूनिट्स बना लें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? एक ही बारी में बहुत सारे यूनिट्स बना ले, ठीक है ना। वो कम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ेगा। अब ये भी तो बात है, जैसे 80,000 यूनिट्स बनानी है तुम्हें एक बार में, तुम कह रहे हो एक बार में 20,000 यूनिट्स बना लेते हैं, तो मशीन चलानी पड़ेगी 4 बार। तुम कह रहे हो एक बार में 10,000 बना लेते हैं, मशीन चलानी पड़ेगी 8 बार। मेरी बात समझिए, मेरी बात को समझिए। और तीसरी आपकी हो गई स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। आप एक बार में ज्यादा यूनिट्स क्यों नहीं बना पा रहे? स्टोरेज का भी तो पंगा है, स्टोरेज का भी तो पंगा है। सर मेरी आप एक बात समझिए, ये EBQ आपको मैं एक ऐसी ऑप्टिमम क्यों बोल रहा हूं बार बार, सबसे बढ़िया ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी कहीं ना कहीं मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, ये वाली बात भी भैया सब लोगों ने लिखनी है, नोटिंग तो आप प्रॉपर कर रहे हो ना, ठीक है। इफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज नॉट फॉलोड, सर अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान क्या है? अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट का बढ़ना तय है, ठीक है ना। कॉस्ट विल श्योरली इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी? प्रॉपर समझा देता हूं सर। देखिए, अगर जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी एक बार में बनाओगे, ठीक है ना, हायर EBQ, हायर लॉट साइज, एक बार में ज्यादा सामान बनाओगे तो आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा। ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर एक बार में कम बनाओगे, ठीक है ना, एक बार में कम बनाओगे तो आपका जो मशीन का सेटअप कॉस्ट है वो बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर एक बार में कम बनाओगे तो मशीन बार बार सेटअप करनी पड़ जाएगी और सेटअप कॉस्ट इवेंचुअली बढ़ेगी। मतलब भैया आप लोग हल्का सा भी, जरूरत से ज्यादा, जिंदगी में हर चीज में न्यूट्रल होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप उस बैलेंस से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक होती है और जरूरत से कम भी नुकसानदायक होती है। तो मैं इस बात को एक ग्राफ के जरिए कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी सेटअप कॉस्ट है, ठीक है जी, ये आपकी स्टोरेज कॉस्ट है, आप समझिए। ये इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, ये आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है। देखिए, अगर आपने ज्यादा बनाया एक बार में, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, एक बार में कम बनाया, आपका सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा। बात को समझने की कोशिश करिए। तो बेसिकली हमारा EBQ एक ऐसी क्वांटिटी है, संतुलित क्वांटिटी है, न्यूट्रल पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर आपका स्टोरेज कॉस्ट और आपका सेटअप कॉस्ट कहीं ना कहीं बराबर और मिनिमम आने वाला है। MCQ वाले बच्चों के लिए, बल्कि सब बच्चों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, EBQ पर आप देखोगे, अभी ये सब चीजें प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में आप देखोगे, अभी समझो, स्टोरेज कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मिनिमम एंड इक्वल होती है। मैंने अपनी बात को कहानी के तौर पे प्रेजेंट किया कि बेटा जरूरत से ज्यादा बनाओगे स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगा, जरूरत से कम बनाओगे सेटअप कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो बीच की एक ऐसी क्वांटिटी निकाली गई EBQ, इस पर आपका स्टोरेज और सेटअप दोनों कॉस्ट बराबर आएगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो? चलिए सर, ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है और इसको निकालने का जो तरीका बॉमोल साहब ने दिया है, वो दिया क्या है वो बता दूं। तरीका ये है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू एनुअल प्रोडक्शन इंटू सेटअप कॉस्ट पर रन। सेटअप कॉस्ट पर रन कहीं ना कहीं आपका है, यानी एक बार मशीन चलाने पे आपकी कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, सेटअप कॉस्ट पर रन टू द होल डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। जो 3 फैक्टर्स आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला आप इसे भले ही कह लीजिए, एनुअल प्रोडक्शन मैंने कहा था, सेटअप कॉस्ट मैंने कहा था, वी वुड बी यूजिंग स्टोरेज कॉस्ट। और ये एक मैथमेटिकल तरीका है कि पहले एक चीज को कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया और फिर दोबारा से उसका स्क्वायर रूट कर दिया। एक मैथमेटिकल टेक्निक है, ठीक है। उसको भी बहुत ही कम चीजें हैं कॉस्टिंग में जो आपको रटनी पड़ती हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है जितना हो सके एक आसपास का माहौल एक क्रिएट कर दूं कि एनुअल प्रोडक्शन, सेटअप कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, इस टेक्निक को लगा के आप
कहीं ना कहीं पहले इंटरनल पार्ट सॉल्व करेंगे, बाद में स्क्वायर रूट करेंगे। इस टेक्निक को लगा के ये आपका EBQ का फॉर्मूला है, यानी एक बार में आपको कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए। अब ये फॉलो करोगे, आपका टारगेट भी पूरा होगा और आपकी कॉस्ट भी कम से कम आएगी। कुछ जरूरी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं। एक तो यहां पे आपको एनुअल प्रोडक्शन ही लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं एनुअल के हिसाब से ही डिजाइंड है। तो अगर क्वेश्चन में मंथली या क्वार्टरली डेटा होता है तो इसको प्लीज आप इसको एनुअल में कन्वर्ट कर देना। फाइन। उसके बाद एक बात और बता दूं, स्टोरेज कॉस्ट जो होती है वो जनरली परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पे दे रखी होती है। तो जैसे क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन्ड है कि दी स्टोरेज कॉस्ट 6% है, तो 6% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, या एक यूनिट अगर 100 रुपए की बनती है तो 100 रुपए का 6% 6 रुपए पर यूनिट आपकी स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी पीपीटी में आपको दिखाता हूं एज अ समरी। वैसे तो सब कुछ आपके सामने है जो हमने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है, इसकी समरी आपको दिखाता हूं और उसके बाद वी वुड बी स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अल्टीमेट रिजल्ट तो हमें कहीं ना कहीं वहीं से मिलेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो पीपीटी के दर्शन कर लो। तो सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम साइज कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायरमेंट थी। इकोनॉमिक बैच साइज, बैच क्वांटिटी एट विच टोटल सेटअप एंड स्टोरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड इक्वल। मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चीजें भरी नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक समरी के तौर पे, क्योंकि सर देखिए जितनी इलाबोरेशन मैं अपने नोट्स में कर रहा हूं, अगर सेम मैं यही कर देता तो दोनों में फर्क क्या रहता। अल्टीमेटली आपको एक समरी भी देना चाहता हूं कि पेपर के टाइम पे आप उसको एक रेडी रेफरेंस के तौर पे देख सके, लेकिन इलेबोरेटेड डिस्कशन भी जरूरी है। ठीक है ना, कि देखिए क्योंकि सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन किससे पढ़ा है, क्या है, कैसे उसके कंसेप्ट है। ओवरऑल मैं जानता हूं कॉस्टिंग के कंसेप्ट बच्चों के बहुत कई बार दिक्कत है, इसलिए वो ठीक कराने में आया हूं। तो तरीका बता दिया, 2 into एनुअल प्रोडक्शन इंटू सेटअप कॉस्ट पर रन डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। चलिए अब बिना समय बर्बाद करे जल्दी से वी आर गोइंग टू आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलो सर आपके सामने है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वी वुड बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। एमटीपी अप्रैल 2018 में आया हुआ है। एमटीपी अप्रैल 2018 में आया हुआ है, जल्दी से हमें इसे करना है। कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स। ठीक है ना, बेसिकली एक मेटल के कुछ औजार टाइप चीज है, 90,000 बनाने हैं एट द रेट ऑफ 18,000 कॉलम्स पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। अभी तक हम इसे कैसे बनाते आए हैं, जैसे 90,000 कहीं ना कहीं कस्टमर ऑर्डर करता है, तो एक ऑर्डर जनरली वो जो एक ऑर्डर है उसका वो 18,000 कॉलम्स का होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्राइजेस 2120 फॉर मटेरियल, 60 फॉर लेबर एंड ₹20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये प्रोडक्ट को कॉलम्स को बनाने की कॉस्ट है। 1500 रुपए सेटअप के लगते हैं एक रन के फॉर 18,000 कॉलम। सर प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। यहां पर जो हमारा कस्टमर ऑर्डर देता है एक बार में 18,000 कॉलम्स का ऑर्डर देता है, यानी आपका जो बैच साइज है इस क्वेश्चन में, अभी जो फिलहाल बैच साइज है वो 18,000 है ना। यहां पर मैं समझने के लिए प्रॉपरली लिख दूं। सर देखिए अल्टीमेटली पेपर में तो भैया तुम अकेले बैठे होगे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी मदद के, कोई सवाल समझाने वाला भी नहीं होगा। सवाल को अच्छी तरह अपने मन में अपने हिसाब से समझे। अभी जो मेरा प्रोडक्शन साइज है, अभी जो मेरा बैच साइज है वो 18,000 है। मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि सवाल क्या होने वाला है। वो आपसे पूछेगा कि अभी तो 18,000 है, आप बताओ कि ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, और ये भी पूछेगा कि फिर 18,000 को फॉलो करके कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट या कंपनी को नुकसान क्या हो रहा है। आप देखिए अभी कंपनी एक बार में 18,000 कॉलम बनाती है और 1500 रुपए मशीन को सेटअप करने में लगते हैं, और इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है ना, द स्टोरेज कॉस्ट वर्ड, द कैरिंग कॉस्ट वर्ड, होल्डिंग कॉस्ट, ये सब पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। चलिए सर सवाल देखो, मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, आपके हिसाब से एक बार में कितना सामान बनना चाहिए। कंपनी क्या बना रही है 18,000। अगला पॉइंट बताओ कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ रही है 18,000 एक बार में बनाकर। पूरे टॉपिक का मुद्दा यही था, यही बताया था। आप एक बार में बहुत ज्यादा बनाओगे खर्चा बढ़ेगा,
कम बनाओगे तो भी बढ़ेगा। तो पहले EBQ निकालना जरूरी है। सो आई वुड बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है सर? इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन साइज, ठीक है ना। जो क्वेश्चन वर्ड यूज करता है मैं वही वर्ड यूज कर लेता हूं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन साइज। क्या निकालने का हमारे पास तरीका है? ठीक है जी भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, बचपन में माता जी ने सिखाई थी मेरे को, आपको भी सिखाई होगी कि बेटा कुछ करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिख लिया कर, कुछ मिले ना मिले फॉर्मूले का नंबर तो मिलेंगे। हमें वैसे पूरे नंबर लेने हैं, फॉर्मूले के नंबर नहीं लेने, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिख देना यार, फॉर्मूला जरूर लिख देना। 2 इंटू एनुअल प्रोडक्शन इंटू सेटअप कॉस्ट पर रन टू द होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा। चलिए सर, अब हमारे क्वेश्चन में अगर मैं एनुअल की बात करूं तो 90,000 है। अभी तक बच्चा शायद 90,000 की जरूरत क्या थी यार, 90,000 सालाना वो ऑर्डर करता है और एक बार में वो 18,000 ऑर्डर करता है। वो चाहता है मैं एक बार में उसे 18,000 बना के दे। तो 2 इंटू 90,000 कहीं ना कहीं हो गया, इंटू सेटअप कॉस्ट दे रखी है। मशीन को चलाने में 1500 रुपये लगते हैं एक बार के। सर देखिए, मशीन तो चलने का, एक बार चलने का 1500 रुपये लेगी। अब आप एक बार में कितना बनाते हैं ये आपके ऊपर है। टू द होल डिवाइडेड बाय आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो यहां पे है 5%। 5% प्रोडक्शन कॉस्ट की मैं आपको अलग से साइड में दिखा रहा हूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी है कितनी, ठीक है ना। बच्चा मैं नहीं चाहता सर कंफ्यूज हो, प्लीज कॉस्टिंग को अपनी रगों में उतारना पड़ेगा आप लोगों को सर, और सब कुछ लॉजिकल है। जब हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं तुम्हें अभी तक पता नहीं क्या? प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड्स लगता है। तुम तो विद्वान आदमी हो यार। मटेरियल 2120 रुपए मटेरियल के, 60 रुपए लेबर के और 20 रुपए ओवरहेड्स के, कुल मिला के देखा जाए 2180 और 2200 रुपए में मेरा कहीं ना कहीं एक यूनिट बनता होगा। तो यहाँ पे 5% जो करना होगा वो आपको 2200 का करना होगा। ये वैसे ब्रैकेट में इसको रखना चाहिए। सो 2200 का मेरे ख्याल से इसकी भी कैलकुलेटर की क्या जरूरत थी। 110 रुपए पर यूनिट आपका कैरिंग कॉस्ट है। आप इसे सॉल्व करें, 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 टू द होल डिवाइडेड बाय 110, और जो आया उसका स्क्वायर रूट मार दे। सर आपका आंसर आ रहा है 1567 कॉलम्स। मेरी आदत है सर, यूनिट प्लीज साथ में लिखा करिए। प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे भी। 1567 कॉलम्स अप्रॉक्स लिख देता हूं क्योंकि आपका पूरा आंसर 1566.69 ऐसा कुछ आ रहा है, तो राउंड ऑफ किया करना पड़ेगा, क्या करें। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्टिमम बैच साइज यू आर सेइंग कि हमें एक बार में 1567 कॉलम्स बनाने चाहिए। क्वेश्चन कितना बना रहा है एक बार में? क्वेश्चन बना रहा है 18,000। ये हमारी जो कंपनी है ये 18,000 बना रही है। हम कह रहे हैं कि एक बार में 1567 बनाने चाहिए। अभी देखिए, अभी तक बात हो रही थी कि अगर आप एक बार में 1567 बनाएंगे, इफ यू फॉलो द EBQ मॉडल यू वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल, आपको फायदा होगा। ये बात अभी तक बोली थी, अब दिखा भी देता हूं भाई, ठीक है। इसने बोला कि 18,000 फॉलो करने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है क्या? कितनी लग रही है बता दो। तो कंपेयर करना पड़ेगा, और मेरा सर सिंपल सा मेरा कहना है कि जब भी कंपेयर करते हैं तो मैं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट नाम की चीज बना लेता हूं। कोई फॉर्मेट इस सब की पछड़े में मत पड़ना। कोई बच्चा नहीं बना रहा टेबल, जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर चीज में लाइन मारी जाए, ठीक है ना। आड़ी टेढ़ी लाइन मारेंगे, कॉलम बनाएंगे, बिना लाइन मारे भी जिंदगी में बहुत काम हो सकते हैं भाई। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, एक तरफ मैं EBQ मॉडल की बात करने वाला हूं और एक तरफ जो कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है? जो चल रही है। क्या है एग्जिस्टिंग पॉलिसी? एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये है कि ये एक बार में अभी 18,000 कॉलम्स बनाते हैं। EBQ मॉडल ये आया कि 1567 कॉलम्स जो है वो हम
बनाए। एक बात मैं और बता दूं कि मैं ये डिफरेंट कलर पेन में मैं लिख रहा हूं कि हम यहां पर एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। सर जो पॉलिसी कंपनी डिसाइड कर रही है ना कि एक बार में कितना बनाए, ये अपने आने वाले साल के लिए डिसाइड कर रही है, तो जो कॉस्ट वॉस्ट की कैलकुलेशन है वो भी साल के लिए होती है। आप मेरी बात समझे, कैलकुलेशन साल के लिए होती है। चलिए अच्छा एक बात मैं यहां बता दूं, जैसे ये 1567 जो था वो एक राउंडेड ऑफ फिगर थी, ये एग्जैक्ट 15666 ऐसे कुछ आ रहा था। मैं एक बात स्टार मार्क करके ये बात एग्जामिनर को बता रहा हूं कि नो राउंडिंग ऑफ हैज बीन डन, ठीक है ना। यहां पर मैंने अपने आंसर में भले ही 1567 लिख दिया, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं ना तो मैं पूरा 1566.69 ये यूज करूंगा। बच्चे हो सकता है बहुत घबरा रहे हैं सर मैं क्या करूंगा, सर ये फिगर मैं कैसे याद करूं। भाई या तो तुम इस पूरी फिगर को लिख सकते हो, नहीं तो कैलकुलेटर में एक मेमोरी का भी ऑप्शन होता है जो M+ दबा के आप इसको मेमोरी में रख सकते हैं, ठीक है। घबराएं ना, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए मैं कर रहा हूं। चलिए अब देखिए, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो सबसे पहले एक तो आपकी आती है प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि पहली बार कर रहे हो भाई। मेरे को अब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करूं, नो फॉर्मूला, साल में कितने यूनिट्स बनाने हैं, एनुअल प्रोडक्शन कितनी करनी है और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। भाई साहब ये पीसी जो है ये प्रियंका चोपड़ा या परिणीति चोपड़ा नहीं है, पर बच्चे ख्याल में चले गए कहीं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब साल का मेरे को बनाना है 90,000 कॉलम्स, साल का मेरे को बनाना है 90,000 कॉलम्स। मैं जब पूछता हूं यहां पे बेटा कितना बनाना है, सर 1567, यार 1567 तो एक बार में बनाना है, जब भी मशीन चलाऊंगा तो 1567 बनाऊंगा। ये 1567 में अभी कमेंट नहीं कर सकता कि मंथली है या क्वार्टरली है या क्या है, जब भी बनाऊंगा 1567 बनाऊंगा। साल का लेकिन 90,000 बनाना है और इसको बनाने में 2200 रुपए लगते हैं, अभी अभी देखा था। अगर इस वाले कॉलम में भी करोगे ना सर तो ये सेम ही आएगा आपका, मतलब जैसे ये 90,000 इंटू 2200 आ रहा है, ये लगभग आपका कितना हो गया सर, आई थिंक दिस इज 19 करोड़ 19.80 lakhs आप कह सकते हो। ये यहां पर भी सेम ही आएगा। सर मैं एक बार में 1567 बनाऊं या 18,000 बनाऊं, बनाने तो मेरे को साल के 90,000 ही है। तो बेसिकली when I'm comparing between these two options, now this production cost is irrelevant for my decision making। मतलब मैं ये करूं या ये करूं, जो भी कर भाई तेरे 19 करोड़ 80 लाख तो साल के लगेंगे ही क्योंकि प्रोडक्शन है। अब एक बहुत जरूरी बात, एक डिसीजन मेकिंग वाली बात जो और भी काम आएगी आगे भी, यहां पर जो सिखा रहा हूं वो बहुत काम आने वाला है। जब आप दो ऑप्शंस में कंपेयर कर रहे होते हो, इन कंपेयरिंग टू ऑप्शंस, बहुत ही लॉजिकल बात है, इन कंपेयरिंग टू ऑप्शंस एनी नॉन डिफरेंशियल कॉस्ट, नॉन डिफरेंशियल से मतलब होता है जो डिफरेंट नहीं है, सेम है, एनी नॉन डिफरेंशियल कॉस्ट इज एन इररेलेवेंट कॉस्ट। ये आप साइड में कहीं लिख लें, वो एक इररेलेवेंट कॉस्ट है खास तौर पे फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। सर आप डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हो कि मैं साल एक बार में ये बनाऊं या ये बनाऊं। मेरी बात समझ रहे हो क्यों इररेलेवेंट है यार, मैं दोनों में से कोई काम करूं ये कॉस्ट तो मुझे लगानी ही पड़ेगी। एक एग्जांपल दूं, मैंने एक शॉप किराए पे ली ना, अब मैं सोच रहा हूं कि शॉप पे मैं अपना काम कर लूं या इस शॉप को फर्दर किराए पे दे दूं। भाई तू दोनों में से जो भी कर ले, इसका ओरिजिनल किराया तो तेरे को देना ही पड़ेगा। तो जो चीज होनी ही है वो आपके लिए इररेलेवेंट कॉस्ट है। बात समझ रहे हो? चलिए सर अब आगे प्रोडक्शन कॉस्ट की बात खत्म, ये इग्नोर करने वाले हम कहीं ना कहीं, ये हम इग्नोर करने वाले हम। सेकंड सेटअप कॉस्ट, मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट। अब सर देखिए ये बहुत, देयर आर नो फॉर्मूलाज, बार बार बोल रहा हूं, कितनी बार मशीन सेटअप करनी है और एक बार सेटअप करने की कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना। अब सर कितनी बार सेटअप करनी है, भाई यार मैंने क्या बोल रहा हूं, बार बार कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। साल में कितने तुम्हें बनाने हैं सामान, साल का कितना सामान बनाना है और एक बार में कितना बना रहे हो, ये फॉर्मूला है।
अगर मैं बोलूं साल के मुझे 90,000 बनाने हैं और एक बार में तुम 1500 बना रहे हो, तो कितनी बार मशीन चलानी पड़ेगी? कोई भी बता देगा सर डिवाइड करना। देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई के लॉजिक में अगर कोई बच्चा कॉस्टिंग में परेशान हो रहा है तो बेटा मुश्किल है फिर उसके लिए, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, इनटू एक बार मशीन सेटअप करने की जो कॉस्ट होगी जो कि 1500 रुपए है पर रन, वो कर देना। अब EBQ मैं कहीं ना कहीं सर एग्जैक्ट लेने वाला हूं 90,000 और मेरा जो EBQ आया था वो लगभग 1566 कुछ आया था, ठीक है। जो एग्जैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, एग्जैक्ट जो आपका आया था ये अमाउंट दिस वाज 1566.69890,359, ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको लिख लिया है। और एक बात बता दूं भाई, कोई बच्चा हैरान हो रहा है सर इतनी बड़ी फिगर, भाई इतनी बड़ी फिगर तुम लिख दोगे तो कोई पाप थोड़ी हो जाएगा, कोई तुम्हें कुछ बोल थोड़ी रहा है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू 1500 दैट मीन्स 90,000 डिवाइडेड बाय 1566.69890359, लगभग देखा जाए ना तो 57.44 टाइम्स मशीन चलानी पड़ेगी। अगर मेरे से अलग से पूछा जाता ना कि कितने टाइम्स मशीन चलानी पड़ेगी, तो मैं इस 57.44 को राउंड ऑफ करके शायद 57 आंसर दे देता या 58 दे देता, 58 दे देता कहीं ना कहीं, क्योंकि 57 टाइम तो चलानी ही पड़ेगी, 58th टाइम भी चलानी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप इसके आगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रैक्टिकली, किसी डेसिमल फिगर को जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करने वाले हो तो राउंड ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, जो डिवाइड करके आ रहा है उसको सीधा 1500 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अब राउंड ऑफ करके आपका आंसर आ रहा है 86,168। अब लो, ये मैंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया है सर, ठीक है। पहली बात तो यहां पर भी सेटअप जो है वो शो कर दे। यहां पर सेटअप देखा जाए तरीका वही, साल में 90,000 बनाने हैं। अभी आप फिलहाल एक बार के 18,000 बना रहे हो, इनटू 1500 रुपये, 90,000 साल के बनाने हैं, एक बार में 18 बना रहे हो, 5 बार कहीं ना कहीं मशीन चला रहे हो, तो 1500 के हिसाब से सेटअप कॉस्ट 7500। आप अभी सोच रहे होंगे सर अभी तो सिर्फ 7500 कॉस्ट आ रही है, आपकी 86,000, सर कहां से EBQ बढ़िया है। अभी रुक जाओ यार, एक बार में ज्यादा बनाओगे तो सेटअप कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन एक बार में ज्यादा बनाओगे तो स्टोरेज कॉस्ट यकीनन बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। अभी रुक जाओ, टेंशन मत लो। चलिए जी, इसके बाद थर्ड पॉइंट मेरा स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट के लिए बेटा एक बात बड़ी जरूरी समझा दूं, एक्चुअली क्या किसको स्टोर कर रहे हो? जो यूनिट्स बन रही हैं उनको स्टोर कर रहे हो सर। आप जो स्टॉक होता है, स्टॉक को कभी भी आप एग्जैक्ट लेवल पे नहीं बता सकते कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक कितना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर समझा दूं, हम साल की शुरुआत में खड़े हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास आने वाले साल में स्टॉक जनरली कितना होगा ना। अब ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक ऐसी चीज है जो हर दिन का अलग अलग हो सकता है। सामान कितना बनेगा, फिर एकदम से वो आगे बिकने के लिए चला जाए, नहीं जाए, 2 महीने तक पड़ा रहे, 6 महीने तक पड़ा रहे, क्या पता एक ही दिन में यूज हो जाए। तो स्टॉक एक ऐसी चीज है जो कभी कंफर्म नहीं है, और जो चीज कंफर्म नहीं होती हम हमेशा उसके लिए एक तरीका अपनाते हैं, जुगाड़, जो कि एवरेज। सर बचपन में भी याद दिला दूं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला है तो डिनोमिनेटर में एवरेज स्टॉक लिया है, उसकी भी वजह यही थी। रेशियो आप निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। आप बोल रहे हो पिछले साल में मेरे पास स्टॉक कितना रहा, अब वही भाई कंफर्म नहीं है, हर दिन का अलग अलग है, तो हमने एवरेज कर दिया, शुरू में इतना, बाद में इतना, डिवाइड बाय 2। तो स्टोरेज कॉस्ट के लिए भी एवरेज का यूज किया जाता है, एवरेज स्टोरेज यूनिट्स इनटू जो भी आपकी स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो। सर ये एवरेज का लॉजिक समझ में आया? किसी को लिखना हो प्लीज अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। एवरेज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये बात मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, जिंदगी में जब भी कुछ कंफर्म नहीं है तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज फॉर प्रोसीडिंग आवर वर्क। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। चलिए अब कैसे एवरेज करना है, एवरेज कैसे करना है? एवरेज करने का एक जनरल फिनोमेना होता है, ऑब्वियसली वी वुड बी डूइंग सिंपल एवरेज, चीज को आधा कर देना, ठीक है। मतलब जो भी आपका लॉट साइज है, आप एक बार में जितना खरीद रहे हो, मान के चलेंगे कि हम उसका हाफ रख रहे हैं अपने पास। अगर आपको बात हजम नहीं हो रही सर, सब चीजों को हजम करवाने के लिए चिंता मत करो, मेरे पास हाजमोला भी है फिर, ठीक है। एग्जाम्पल है, सच में हाजमोला नहीं खिला रहा कोई।
क्या एग्जाम्पल है सर? बचपन में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने पैसे कब निकाले तो हमेशा आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है, हाँ या ना? जवाब दो। एंड 6 मंथ्स इज द हाफ ऑफ द ईयर। तो यहां पर क्या परेशानी है, जो भी आप खरीदोगे उसका हाफ, और कैरिंग कॉस्ट हमारा यहां पर 110 था, मुझे उम्मीद है 110 को भूल तो नहीं गए भाई, ये देखो 110 डिनोमिनेटर में। अब यहां पे लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 110, तो आप अभी यहां पर 1566 पूरा फिगर लिखो तो 1566.69890359 एक बार में बनाने वाले हो, उसका हाफ आप स्टोर करोगे तो 110, ये आप करके देखो 1566.69890359 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 110, सर ये आ रहा है 86,168, जो कि आप प्लीज देखें विच इज एग्जैक्टली सेम एज योर टोटल सेटअप कॉस्ट। और आपको ये बात बताई थी बेटा, क्या बात बताई थी? EBQ पे स्टोरेज कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट बराबर होती है। अब मैं तुम्हें सही बताऊं, मैंने इनको एग्जैक्ट फिगर इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखो बेटा ये दोनों बराबर आ रही हैं। इंस्टीट्यूट भी हमारा कई बार एक काम कर देता है, शायद उसने 1567 लेके काम आगे बढ़ा दिया होगा, और मैं गारंटी नहीं लेता कि 1567 लेकर काम करो तो ये बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे को आपको शो भी करना था कि बराबर आएगी। कोई बच्चा अगर भैया हो सकता है विद्वान बच्चा हो, देख रहा हो 1567 अगर करते इंटू 1500 तो ये आती 86,151 या 152 कर लो, और यहां करते तो 1567 डिवाइड बाय 2 इंटू 110 ये आती 86,185, अलग अलग अमाउंट आता। फिर तुम मेरे पे आरोप लगाते सर कैसी बातें बता दी आपने, ये तो बराबर नहीं आ रही। बेटा बराबर ही आ रही है, एग्जैक्ट लेके करो काम, समझ रहे हो? ये बात बताई थी मैंने। चलिए इस थर्ड वाले में स्टोरेज कॉस्ट, वही इस बार एक बार में खरीद रहे हो 18,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 110, 18,000 बाय 2 9,000, ठीक है, 9,000 इंटू 110 ये आपकी हो रही है 9,90,000। देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट? बोला नहीं था एक बार में ज्यादा बनाओगे तो स्टोरेज का खर्चा बढ़ेगा। समझिए कंसेप्ट को, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। टोटल कॉस्ट करूं यहां पर तो, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो मैंने इग्नोर करी थी, सेटअप और स्टोरेज को मिला के यहां पर टोटल कितना हो गया? एक तरीके से 86,168 दो बार है तो टोटल हो गया 1,72,336। यहां पर देखा जाए तो हमारा सेटअप कॉस्ट वॉज 7500 और स्टोरेज कॉस्ट है 9,90,000, टोटल हो गया 9,97,500। देख रहे हो सर, यही तो पूछ रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगानी पड़ेगी। कंपनी अगर EBQ को फॉलो नहीं कर रही तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ रही है 8,25,164 रुपीज। कितने का नुकसान हो रहा है देख लो। बच्चा कह सकता है सर लेकिन कस्टमर कह रहा है एक बार में 18,000 चाहिए, वो जल्दी मचा रहा है। मैं यार कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके ऊपर कोई और प्रेशर है, कस्टमर कह रहा है जल्दी बनाओ, आपकी वाइफ फोन करके कह रही है जल्दी सामान बनाओ, फैक्ट्री बंद करके घर आओ, मैंने खाना तैयार कर रखा है, उन सब की बातें मैं नहीं कर रहा सर, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप इसका आंसर भी देखें तो क्या कहते हैं 1567824315, सर आप हमारा देखो बुक में कितना है 824315, हमारा उसके आंसर से 849 रुपीज का फर्क आ रहा है। सर वो फर्क इसीलिए है उसने शायद ये क्वेश्चन 1567 यूनिट्स के हिसाब से कर दिया होगा, तो राउंड ऑफ कर दिया तो फर्क कहीं ना कहीं हो गया। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट काम किया है, मेरे हिसाब से लॉजिकली कोई गलती नहीं है। प्लीज समझिए, आपको परफेक्ट काम करवा रहा हूं, परफेक्ट काम। इंस्टीट्यूट भी कई बार राउंड ऑफ करता है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू एनी काइंड ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। कंसेप्ट यही, स्टोरेज कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मुझे बराबर दिखानी थी। एक बात और बोल दूं बेटा, जुगाड़ बता रहा हूं जिसको कहीं ना कहीं स्पीडी वक्त में, जब होता है ना पेपर के आखिरी के 10 मिनट बचे होते हैं, बच्चा कहता है भाड़ में जाए प्रेजेंटेशन, भाड़ में जाए राइटिंग, मेरे को काम करना है, उस टाइम के लिए ध्यान दो। EBQ पे स्टोरेज कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट जो कि दोनों बराबर होती है, इन दोनों को एक साथ आप निकाल सकते हो। एक जुगाड़ू फॉर्मूला है 2 into एनुअल प्रोडक्शन into
सेटअप कॉस्ट पर रन इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को आप डिवाइड करते हो EBQ निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई ही कर दो। ट्राई करके देखें सर। 2 इंटू एनुअल प्रोडक्शन मेरा 90,000, सेटअप कॉस्ट मेरा 1500, कैरिंग कॉस्ट मेरी 110। सॉल्व करो भाई। 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 इंटू 110 स्क्वायर रूट, ये आपका आ रहा है 1,72,336 आ रहा है लगभग। और आप देख लो आपका यही तो है 172,336। तो स्टोरेज और कैरिंग को इकट्ठा निकालने का ये जुगाड़ है। अब सब बच्चे भैया एक्साइट होकर पूछेंगे सर क्या हम यही कर सकते हैं? हमारी तो आदत ही है जुगाड़ू काम करने की, है ना। लेकिन बेटा अगर ये ऐसे सवाल प्रॉपर कर रहे हो तो आपको, मैंने इंस्टीट्यूट को देखा है, स्टोरेज और सेटअप अलग अलग दिखाओ। ये जुगाड़ आप कभी ऐसे टाइम पे यूज कर सकते हो जब आपको इनका टोटल दे रखा हो, आपको अलग अलग करना हो कहीं ना कहीं, ठीक है। नॉर्मल केसेस में आपको ऐसे अलग अलग दिखाना पड़ेगा। और मैं एक बात और बोल दूं, कोई बच्चा मेरे को ये भी ना बोले सर मैं सेटअप निकाल दूं और क्योंकि पता है कि स्टोरेज सेम होगा तो सीधा लिख दूं। नहीं बेटा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। निकाला है उसके बाद हमें पता लगा है कि ये बराबर आता है। आप ऐसे एग्जामिनर को नहीं बोल सकते ये तो बराबर ही आता है, तेरे को तो पता ही होगा, ऐसे नहीं कर सकते। चलिए सर, EBQ का फंडा क्लियर हुआ। आपके पास और क्वेश्चंस भी हैं इसके, जैसे आई हैव आल्सो गिवन यू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास EBQ के। और मैं आपको सही बताऊं तो मेरा मन कह रहा है कि मैं इसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दूं ही दूं। EBQ का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब जैसे डिसाइड करते हैं कौन सा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो पेपर में आ रखा है। 6th क्वेश्चन भी उस टाइप का पेपर में आ रखा है जनवरी 2021 के पेपर में, और मॉक टेस्ट पेपर में भी है। पढ़ लेते हैं एक बार, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 5, आपको 48,000 बेयरिंग्स प्रोवाइड करनी है पर ईयर, ये साल का हो गया, ठीक है। आप 0.20 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग, देखिए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट। अब इसने अमाउंट दिया है, परसेंटेज नहीं दिया, तो ये तो और अच्छी बात है ना। पॉइंट, लेकिन ध्यान दो 0.20 पर मंथ है। सर अगर ये चीज पर मंथ दी होती है तो आपको इसको 12 महीनों से डिवाइड करके कहीं ना कहीं साल का पर एनम करना पड़ेगा। तो 0.20 इंटू 12, तो दिस वुड बी 2.4 पर यूनिट पर एनम। ये इस क्वेश्चन का पॉइंट था। सेटअप कॉस्ट 384 है। ऑप्टिमम रन साइज आप निकाले, ठीक है। EBQ कितने नंबर ऑफ रन्स बनेंगे। सर क्या हम जल्दी से इसको हाथ के हाथ कर ही लें, क्यों इतना परेशान क्यों हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाथ के हाथ हम इसको देख ही लेते हैं। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं EBQ की बात करूं, भाई मेरे हिसाब से तो बहुत बच्चों ने शायद मेरे से पहले कर भी लिया होगा। 2 इंटू एनुअल प्रोडक्शन, प्लीज फॉर्मूला लिखे, लेकिन जल्दी के लिए मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूं भाई। एनुअल प्रोडक्शन हमारी शायद 48,000 बेयरिंग्स करने के लिए यहाँ पर इसने बोला है। सेटअप कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आई गेस 384 हमें दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट की बात करूँ तो आप शो कर दें 0.20 कहीं ना कहीं आपकी पर मंथ है, तो इंटू 12 करके 2.4, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 2 इंटू 48,000 इंटू 384 डिवाइडेड बाय 2.4, सर स्क्वायर रूट भी तो मारना है। हमारा आंसर आ रहा है 3919 यूनिट्स अप्रॉक्स करके आपका आंसर आ रहा है। यानी एक बार में हमें 3919 यूनिट्स बनाने चाहिए। अगेन इसमें फिर आगे क्या पूछा आप देखो, नंबर ऑफ रन्स, कितनी बार मशीन चलानी पड़ेगी। ये मुश्किल था क्या? आपको साल के 48,000 बनाने हैं, एक बार में आप 3919.18358845 बनाने वाले हो, कितनी बार मशीन चलानी पड़ेगी। देयर इज नो फॉर्मूला। मेरी नहीं है हैबिट में पहले फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि बेटा आप हमारी इंसान की गंदी आदत है, वो फॉर्मूला रट लेता है, वही तो नहीं रटवाना। अब 48,000 डिवाइडेड बाय 3919.18358845 इक्वल टू, सर राउंड ऑफ करके अब मैं आंसर दे दूं, आपका लगभग 13 बार मशीन चलानी पड़ेगी। 12.24 आ रहा है, जिसको आप राउंड ऑफ करके, अगर आप बताऊं सही बताऊं, कोई बच्चा अगर आंसर 12.24 या 25 भी देता है तो भी चलेगा, 13 रन्स भी देता है
तो भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 12 कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली देखा जाए तो 12 बार तो मशीन चलेगी और बाकी काम करने के लिए 13वीं बार भी मशीन चलानी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे इसने बोला है बेटा, आपको मैंने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप और चीजें समझ सको, 2 रन्स के बीच में कितना इंटरवल होगा। जैसे हमारी ये बात हो गई कि साल में लगभग हमें 12.25 टाइम्स मशीन चलानी है, तो मैं ऐसे बोलूंगा साल के 365 दिनों के दौरान, लिखा भी है साल में 365 दिन होते हैं, पता भी था हमें, तो साल में 365 दिनों के दौरान 12.25 बार मशीन चलानी है, तो हर कितने कितने दिन के बाद मशीन चलाओगे, इसको बोलते हैं, अच्छा हुआ क्वेश्चन ले लिया, टाइम गैप बिटवीन 2 रन्स। आप ये बोल सकते हैं, जैसे इसने इंटरवल वर्ड यूज किया है, या इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रन्स भी बोल सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी मशीन चलाई जाएगी। अब इसको कैसे निकालें भाई, मैंने अभी बोला 365 दिनों के दौरान 12.25 दिन, तो कितने गैप आएगा, आपको बात क्या दिमाग में नहीं गई कैसे करना है भाई, सीधी सी बात है, 365 डिवाइडेड बाय 12.2474487139, मैंने एग्जैक्ट लिखा है, ठीक है ना। क्या इसको अंग्रेजी में भी लिखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, एनुअल डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रन्स लिख दिया, चलिए शॉर्टकट के तौर पे, लेकिन रटना नहीं है, बहुत लॉजिकल था। इतने 365 दिनों के दौरान, चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 365 डिवाइडेड बाय 12.2474487139, अगेन सर राउंडिंग ऑफ कोई नहीं की गई है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 29.80 डेज अप्रॉक्स, यानी हर 29.80 डेज के बाद मैं अपनी मशीन चलाऊंगा। इसको कोई एग्जैक्ट मिनट्स या सेकंड्स में, ये नहीं कि भैया 30वें दिन के शाम के 7 बजे हम मशीन चलाएंगे, ऐसा कुछ आंसर नहीं देना। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें तो कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट है कि अगर कंपनी पॉलिसी रखती है कि 8000 बेयरिंग्स एक बार में बनाएगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट, अगेन देखिए आंसर में एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रखा है, तो अगेन कंपैरेटिव कॉस्ट अगर मैं करूं, सर अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, अगला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम वैरायटी का होगा, वैरायटी थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन करना यही है कंपैरेटिव कॉस्ट। एक तरफ हमने EBQ निकाल दिया अपना 3919 वाला, और एक तरफ कंपनी की पॉलिसी की, कंपनी कह रही है कि हम एक बार में 8000 बेयरिंग्स जो है वो बनाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट का तो मुद्दा ही नहीं है, और ना ही इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट अलग से दे रखी है। मेन बात थी सेटअप कॉस्ट, तो अलग अलग निकाल के दिखानी पड़ेगी भाई, जुगाड़ू फॉर्मूला मत लगाना, और वो जुगाड़ू फॉर्मूला भी सिर्फ EBQ वाले उसके लिए ऑप्शन के लिए नहीं है। अब कितने सेटअप्स, आई थिंक नंबर ऑफ सेटअप्स हमने निकाल रखे हैं 12.24, मैं काम को दोबारा क्यों करूं, 12.24 744 87139, कहीं ना कहीं इतनी बार हमें मशीन अपनी चलानी पड़ेगी, 87139, और एक बार मशीन चलाने का जो यहाँ पे खर्चा है वो दैट इज 384, तो 12.24 744 87139 इंटू 384, यहां पर सेटअप कॉस्ट आ रही है 4703 अप्रॉक्स। यहां पर देखें तो आपको साल का 48,000 बनाना है, एक बार में आप 8000 बना रहे हो, तो 384, यहां पर अगर देखा जाए तो आई थिंक 6 टाइम्स आपको मशीन चलानी पड़ेगी, और 384 के हिसाब से आपकी कॉस्ट है 2304। अगर आप एक बार में ज्यादा बनाते हो तो सेटअप कॉस्ट तो कम है, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट की बात करें तो ये एवरेज बेसिस पर होती है, तो एक बार में आप 3919 एग्जैक्ट अगर मैं लूँ 3919.1835 इतना यूनिट्स आप बना रहे हो। मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना हो कि सर मैं कितना कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार बच्चा सोचता है कि सर ये सर दिक्कत है बार बार पूरा अमाउंट लिखने में, ठीक है यार, ऐसे सवाल 1-2 सवालों में तो ऐसी दिक्कत है, पूरे पेपर में आपको ये परेशानी होने वाली है, लिख देना, नंबर भी तो चाहिए। इनटू स्टोरेज कॉस्ट की बात करें तो वो 2.4 थी, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका कॉस्ट आएगी अगेन 4703। सर अगर एग्जैक्ट अगर आप अपने लॉजिक को भी साथ में चलाना चाहते हो कि हाँ सर ने बताया था कि दोनों बराबर होती है, तो एग्जैक्ट लो आएगा, नहीं तो मैं आपको सही बताऊं इंस्टीट्यूट की किसी पब्लिकेशन में मैंने सवाल दे रखा है,
ये फिगर्स बहुत बड़ी थी, मतलब इन दोनों में इंस्टीट्यूट 1 लाख रुपए का करीब फर्क दिखा रहा था। मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि लॉजिकल मैं चाहता हूं जब बच्चा क्वेश्चन करे तो लॉजिक्स उसके मन में चले, ठीक है ना। तो क्योंकि पेपर में बैठे बैठे उसको कहीं ना कहीं अंदाजा लगाने की मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो लॉजिकल ठीक आएगा तो ही ठीक माना जाएगा। अब यहां पे आप एक बार में 8000 बना रहे हो, डिवाइड बाय 2 इंटू 2.4, तो यहां पे देखा जाए तो 8000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.4, ये आपकी कॉस्ट हो गई 9600। टोटल अगर करें सर, यहां हो गई 4703 इंटू 2 के हिसाब से 9406, और यहां पे 9600 प्लस 2304 के हिसाब से 11904 एक्स्ट्रा कॉस्ट। भाई ये बात तो मेरे ख्याल से बच्चों को अब साबित हो गई कि ईबीक्यू को हिलाओगे तो कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी ही होगी। कितनी एक्स्ट्रा आ रही है? 9406 की तरफ से 2498 हमारी किताब में 2498 ये एग्जैक्ट होकर हुआ है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सर, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आप कर रहे हो, नवंबर 18 का क्वेश्चन कर लिया तो आने वाले अटेम्प्ट का क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाओगे, ये बताओ मेरे को। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? मैं चाहता हूं मेरी क्लास में बैठे हुए बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए सर। आपने जो पहले की पढ़ाई कर रखी है उसमें आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज एक बार बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी रीसेंट पेपर होकर चुके हैं, उसमें आया है, मॉक टेस्ट पेपर में भी दिया है। मैं ये सर होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगा, सारा काम मैं कर दूंगा। तुम क्या करोगे भाई? तुम क्या करोगे? ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर पिस्टन्स जो कार इंजन में यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान से दो। इसमें बताओ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट डाला क्वेश्चन ने, और ये पॉइंट ऐसे नहीं है जो जिसको हार्ड कोर नॉलेज होगी इस चैप्टर की वही कर पाएगा, एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट दिया। क्या बोला? देयर विल बी अ डिमांड ऑफ 80 मिलियन। सर पहली बात तो हो सकता है बच्चा ये सोचता है 80 मिलियन कितना होता है? 80 मिलियन बोले तो 8 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, ठीक है, 10 लाख बोले तो 6 0 80 8 0 8 करोड़ हो गए। ये डिमांड है, ये देखिए एसोसिएशन की, पूरी एसोसिएशन, पूरी मार्केट। ए लिमिटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं ए लिमिटेड के लिए। ए लिमिटेड का मार्केट शेयर है 1.15% ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड है 80 मिलियन, ए लिमिटेड की जो डिमांड है वो 1.15% है। सबसे पहली बात, यानी इसमें साल का जो सामान बनाना है वो आपको बनाना होगा 8 करोड़ का 1.15%, यानी यहां पर आपकी एनुअल डिमांड कंपनी की वो 9,20,000 है। ये सबसे बड़ा पैंतरा हमारे पेपर ने खेला है जो बच्चों का काम गलत करवा सकता है, ठीक है जी। 80 मिलियन मार्केट की पूरी, देखिए अपने कॉमन सेंस आपको इस सब्जेक्ट में खुली रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, बच्चा ये सोच सकता है सर ये तो एनुअल डिमांड है, जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन करना है। अब सर अगर, या तो वैसे सही बताऊं, डिमांड कहीं ना कहीं सेल्स और प्रोडक्शन में फर्क होता है आपके फिनिश गुड्स के स्टॉक का। अब क्वेश्चन ने अगर स्टॉक नहीं दिया तो मेरी गलती नहीं है भाई, डिमांड को ही हम प्रोडक्शन लेके चलेंगे। अगर ये बात भी, चलिए बात हो गई तो लिख दूं, अगर क्वेश्चन आपको डिमांड दे रहा है और क्वेश्चन आपको स्टॉक भी दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस कर लो, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर लो, आप प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। रटना नहीं है क्लोजिंग स्टॉक क्यों प्लस होता है, इतना बेचना था, क्लोजिंग स्टॉक क्यों प्लस किया, वो सामान जो बेचा नहीं लेकिन बनाया। अब हमें यही तो देखना है कि बनाना कितना है। ओपनिंग स्टॉक बनाया नहीं लेकिन बेचा, इसलिए इसको माइनस किया। सो दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस। इसलिए आपको बोला जा रहा है मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, फिर कोई नहीं रोक पाएगा सर आपको। अब देखिए वही 1.50 आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, अगेन पर मंथ है, इसको इंटू 12 कर लेना, जो है कि आई थिंक 18 रुपए आएगी। 3500 रुपए सेटअप कॉस्ट है, ऑप्टिमम रन साइज निकालो, फिर वही कंपनी की पॉलिसी है कि एक बार में 40,000 बना लें, एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालो, यही पूरा टॉपिक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तीसरा भी पूरा पढ़वा दिया जो आपका होमवर्क होगा अल्टीमेटली, ठीक है ना सर। और आपका होमवर्क जो है वो मेरे को पहुंचना चाहिए। आप कहीं ना कहीं हमारे टेलीग्राम पे भी ग्रुप चैट का ऑप्शन जो आपके लिए बनने वाला है, आप उसको क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं। अब बच्चा अपने नाम के साथ, सही बताऊं तो अपना
सॉल्यूशन की फोटो खींच के मेरे को डाल दे, मैं बताऊंगा। देखिए आई वुड नॉट बी रिकमेंडिंग कि मैं, कोई बच्चा मेरे को ये कहे सर मेरे से सवाल नहीं हो रहा आप बताओ, ऐसे नहीं बढ़ेगा यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस। सारा करना होता तो मैं यही कर देता। हर बच्चे को मैं डाउट तभी बताऊंगा जब पहले बच्चा अपना काम मेरे को दिखाएगा कि सर देखो मैंने इतना कर लिया, ये रह गया, तो उससे ना तुम्हारी एग्जैक्ट मिस्टेक मैं बता पाऊंगा। पूरा तुम मुझे बोलोगे तो मैं तो पूरा अपने तरीके से, और फिर तब तुमने मुंडी हिलानी है, हाँ सर आप जो कह रहे हो सब ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं होते सर डाउट्स डिस्कस। प्लीज अंडरस्टैंड द वे टू स्टडी वेल। इसी के साथ सर हमारा आज का ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का पूरी चर्चा खत्म होती है, जिसमें हमने यूनिट कॉस्टिंग, अपने सारे लेक्चर्स मिला के जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग मैं फिलहाल अभी खत्म कर रहा हूं। और अभी पढ़ाई बहुत बाकी है यार, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ाई जैसे मैंने कहा बहुत बाकी है आने वाले टाइम में। नाउ अब भाई 3 पिलर्स ऑफ कॉस्टिंग कहीं ना कहीं हम यूज करने वाले हैं। जैसे इनकम टैक्स के हेड्स नहीं होते, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, तुम्हें तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ाया गया कहीं ना कहीं, थैंक्स टू विद्या सर, थैंक्स टू विशाल सर। वही जो पिलर्स हैं, अब कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के हेड्स क्या होते हैं, कॉस्टिंग के एलिमेंट्स वर्ड सुनकर तो तुम्हें बोलना चाहिए था यार। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ने का टाइम आ गया, जो आपके आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट होगा। तो भाई बैच कॉस्टिंग आपको सारी हो गई। हम अपना कारवां अभी के लिए बंद करते हैं, अपने लेक्चर को यहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो सर प्लीज अपना प्यार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ बरकरार रखें। ठीक है, क्लासेस के सारे लिंक्स वगैरह जो है वो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसी के साथ, एंड थैंक यू सो मच गाइज।